हेलो बच्चों, मेरा नाम है राजवंत सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं परसेंटाइल बूस्टर बैच में। आज हम लोग करने वाले हैं लेक्चर वन शॉट, जो है हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के ऊपर क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस है, आप देखो, अगर आप जेई मेंस के हिसाब से बात करोगे तो काफी अच्छा खासा वेटेज रखते हैं, लेकिन यस, अगर आप सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करोगे तो कहीं ना कहीं रिपीटेटिव फॉर्म में क्वेश्चन आ रहे हैं, बीट कार्नोट साइकिल, बीट हमारे पास ग्राफ के क्वेश्चन, या फिर हमारे पास बेसिक्स क्वेश्चन, राइट। तो आपको इस लेक्चर को बहुत सीरियसली तैयार करना है और मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले या एनालिसिस में जाने से पहले आप सभी लोग एक बार अपनी थ्योरी को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स की अगर मैं बात करूं तो थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिससे बच्चों के क्वेश्चंस नहीं हो पाते। आपको सारे लॉस पता होने चाहिए, सब में छोटे छोटे ग्राफ्स पता होने चाहिए, किनकी क्या वेरिएशन है, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन इंटीग्रेशन से कैसे निकाला गया, आइसोथर्मल का क्या है, एडियाबैटिक का क्या है, सभी के केसेस आपके अगर क्लियर हैं, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या है। अगर आप फॉर्मूला ही नहीं जानते हैं, पहली बात, कई ऐसे चैप्टर्स होते हैं जहां पर हो सकता है आपको ज्यादा फॉर्मूला याद ना हो, जैसे मैकेनिक्स की अगर मैं केस की बात करूं, लॉज ऑफ मोशन की बात करें, अगर आपको बहुत ज्यादा फॉर्मूले याद नहीं भी हैं, लेकिन यस, अगर आपके पास बेसिक कंसेप्ट है तो आप वहां पर बहुत जल्दी से क्वेश्चन को पिक कर सकते हैं। लेकिन यहां पर अगर आपने फॉर्मूले याद नहीं रखे, अब आगे आने वाले में भी एसएचएम एंड वेव्स में भी इसी प्रकार से होगा, अगर आपने फॉर्मूले याद नहीं रखे तो आपका जो क्वेश्चन है वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, और फिर जो बच्चों को फील होता है कि सर लेंदी है, वो लेंदी इसलिए क्योंकि आपने जो पार्ट आपको रिकॉल हो जाना चाहिए था एग्जाम में, उसको आप डिराइव करने लग गए। तो मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा कि इस पार्ट से क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं हर साल, अगर वेटेज वाइज देखा जाए तो अच्छा खासा वेटेज है, क्वेश्चंस टफ नहीं है, लेकिन यस, आपको अपनी थ्योरी बहुत अच्छे से रिवाइज करके रखनी है। तो चलिए करते हैं इस लेक्चर की शुरुआत। आज का जो हमारा टारगेट रहेगा, दैट विल बी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कार्नोट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर, एंड देन हम लोग क्वेश्चंस, मतलब वही क्वेश्चंस रहेंगे हमारे पास इस प्रकार से। पहला क्वेश्चन है हमारे पास सीपी एंड सीवी। ये पुराना क्वेश्चन है, लेकिन यस, ये बच्चों से गलत होता है तो इसलिए मैंने लिया है। और मोलर स्पेसिफिक हीट के ऊपर कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। तो आपका ये वाला टॉपिक सबसे पहले आपको क्लियर करना है। सीपी एंड सीवी आर दी स्पेसिफिक हीट। ध्यान से समझना कि हमारे पास स्पेसिफिक हीट है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम रिस्पेक्टिवली। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू ए फॉर हाइड्रोजन गैस, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू बी फॉर नाइट्रोजन गैस। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन ए एंड बी इज। नाउ प्रॉब्लम क्या इस क्वेश्चन में आती है, क्योंकि जिन बच्चों ने अपनी थ्योरी को ढंग से रिवाइज नहीं किया है, मोलर स्पेसिफिक हीट क्या है, स्पेसिफिक हीट क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या है, अब ये क्वेश्चन आपके प्योर कंसेप्ट पर हिट करता है, ठीक है। अब चलिए, इस क्वेश्चन का आपने रीड कर लिया है, मैं अब इसको समझाता हूं कि यहां पर प्रॉब्लम क्या हो सकती है। अब कई बच्चे मेयर्स फॉर्मूला पढ़े हैं, कहेंगे कि सर सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर होता है। हम लोगों को तो सर यही बताया गया, और नो डाउट आपको गलत भी नहीं बताया गया, बिल्कुल सही बताया गया। लेकिन अब आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जब टीचर सीपी और सीवी के बारे में बता रहा था तो वो है क्या। दीज आर मोलर स्पेसिफिक हीट्स। ध्यान से समझना, मोलर स्पेसिफिक हीट्स, ये आपकी मोलर स्पेसिफिक हीट्स होती हैं बेटा, ठीक है। और अगर हम लोग मोलर स्पेसिफिक हीट की बात करें तो आप उसको डिफाइन कैसे करते थे। सी इज डिफाइंड एज डी बाई डी टी या एन डी टी, आप ये कह सकते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट। अगर आप इसी हीट को दे रहे हैं, एन नंबर ऑफ मोल्स को चेंज इन टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, अगर आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पर कर दिया, ठीक है, अगर आपने वॉल्यूम कांस्टेंट रख दिया तो डी क्यू बाय डी टी और डिवाइड बाय एन, ये आपका हो जाता है सीवी, ठीक है। और अगर आप यही चीज कांस्टेंट प्रेशर पे करने लग जाएं, हीट को एट कांस्टेंट प्रेशर दे रहे हैं, ठीक है, प्रेशर अगर हमारे पास कांस्टेंट है तो आप इसको लिखते हैं सीपी, ठीक है। तो सर इस क्वेश्चन में जो हमारे पास सीपी और सीवी है, ये भी तो स्पेसिफिक हीट है, ये भी तो स्पेसिफिक हीट है, और जो आप यहां बता रहे हो ये भी स्पेसिफिक हीट है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इस वर्ड का है बेटा। यहां पर जो आप डिवाइडेड बाय एन कर रहे हो, दीज आर नंबर ऑफ मोल्स, दीज आर नंबर ऑफ मोल्स। अगर आप याद करें तो आपने मास के लिए क्या पढ़ा है, एम एस डेल्टा टी। ध्यान से समझना, ये आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा है, वेयर एस इज योर स्पेसिफिक हीट। दोनों में डिफरेंस है। स्पेसिफिक हीट, जो आपकी स्पेसिफिक हीट होती है वो मास के लिए डिफाइंड होती है, और मोलर स्पेसिफिक हीट आपके लिए होती है नंबर ऑफ मोल्स के लिए, ठीक है। इसका भी अगर आप बात करें तो स्पेसिफिक हीट का जो फॉर्मूला है दैट इज डी क्यू बाय डी टी, और यहां पर आपका होता है मास।
अब आप एक मास को, जो भी हमारे पास मास है गैस के लिए बात करें, तो आप कांस्टेंट वॉल्यूम पर भी दे सकते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पर भी दे सकते हैं। तो ये अगर आपने एस, अगर मैं अभी लिखूं तो एस वी अगर आप देखें तो ये डी क्यू बाय एम डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा। और अगर आप प्रेशर की बात करें तो एस पी इज इक्वल टू डी क्यू बाय एम डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर भी हो जाएगा। क्वेश्चन में हमें मोलर स्पेसिफिक हीट के बारे में नहीं दे रखा है, हमें किसके बारे में दे रखा है, हमारे को दे रखा है स्पेसिफिक हीट के बारे में। अगर मोलर स्पेसिफिक हीट होता तो Cp माइनस सीवी इक्वल टू आर रहता है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप ऑफ गैस, तब आपके लिए A इक्वल टू बी रहता। आप कई बच्चे कहेंगे सर Cp माइनस सीवी इक्वल टू आर है, इसमें तो गैस का कोई नामो निशान नहीं है, आर तो कांस्टेंट होता है, तो हाइड्रोजन के लिए भी जो आएगा और नाइट्रोजन के लिए भी जो आएगा वो सेम ही होगा, तो आप A इक्वल टू बी सोचेंगे। बट यहां पर आपने क्वेश्चन रीड नहीं करा, यहां पर स्पेसिफिक हीट्स है। तो अब जरा यहां पर ध्यान से देखना, मेरे पास ये रिलेशन जो मेयर्स रिलेशन है वो तो है ही Cp माइनस सीवी इक्वल टू आर, अगर मैं ऐसे लिख दूं, और अगर आप इसी को लिखे तो डी क्यू बाय हमारे पास डी टी नंबर ऑफ मोल्स एन एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस डी क्यू बाय डी टी एन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू आर है। अगर हम लोग थोड़ी सी चालाकी लगाएं तो यहां पर देखना डी क्यू बाय डी टी, मैंने यहां पर एन को सेपरेट आउट कर लिया, ठीक है, यहां को एन को इस प्रकार से ऐसे लिख लिया, और अगर मैं मास से डिवाइड कर दूं, ठीक है, गैस के लिए m से डिवाइड कर दूं, मास ऑफ द गैस से डिवाइड कर दूं, तो क्या आपको यह दिखाई दे रहा है, दिस इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, हमारे पास दिस इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू एन आर डिवाइड बाय एम। और m को आप क्या लिख सकते हैं बेटा, एन आर डिवाइड बाय मास को आप लिख सकते हैं नंबर, हमारे पास एन आर डिवाइड बाय मास को आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास, ये हमारे पास कट गया, दिस इज आर बाय एम, वे एम इज मॉलिक्यूलर मास, वेयर एम इज मॉलिक्यूलर मास। तो अब आपको क्या याद रखना है, हमारे पास ये चीज याद रखनी है कि Cp माइनस सीवी, कई कुछ बच्चे कैपिटल सी और स्मॉल सी यूज करते हैं, वो भी आप यूज करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन कंफ्यूजन ना हो, Cp माइनस सीवी इक्वल टू आर आपके लिए है, तो ये मोलर स्पेसिफिक हीट्स है। अब आपको ये याद रखना है क्योंकि ये दोबारा क्वेश्चन आ सकता है, काफी टाइम हो चुका है आए हुए, मोलर स्पेसिफिक हीट्स है। अगर आपका स्पेसिफिक हीट ऑफ एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें तो R डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास हमारे पास होता है, दीज आर स्पेसिफिक हीट्स, दीज आर स्पेसिफिक हीट्स, क्लियर, ये हमारे पास डिफरेंस है, मॉलिक्यूलर मास का हमारे पास डिफरेंस है। तो अब अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करूं तो यहां पर ये जो है दीज आर सी से डिनोट कर रहे हैं, लेकिन मैं कंफ्यूजन ना रखूं तो Sp माइनस एसवी इज इक्वल टू आर बाई 2 हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए, एंड दिस इज योर ए, और Sp माइनस एसवी इज इक्वल टू आर बाई 28 हो जाएगा फॉर नाइट्रोजन गैस N2 के लिए, दिस इज बी। अब इन्होंने पूछा है कि हमारे पास रिलेशन क्या है, तो आप A बाई बी का रेशियो ले लीजिए, A बाई बी इज R बाई 2 डिवाइडेड बाय R बाय 28, ये आ जाएगा, आर आर कैंसिल, दिस इज 14, तो A इज इक्वल टू 14B आपका वैल्यू आ गया, ठीक है, तो A इज इक्वल टू 14B, सी ऑप्शन आप सभी लोगों को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको ये दो रिलेशंस याद रखने हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नाउ, ठीक है। तो मेयर्स रिलेशन से कंफ्यूज नहीं होना है, वेयर m इज, मैं यहां पे लिख देता हूं, m आपका मॉलिक्यूलर मास है ऑफ द गैस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, सिंपल सी बात, ठीक है। तो आगे जाके इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज नहीं होना है। चला जाए आगे, अगला क्वेश्चन, एन आइडियल गैस अंडरगोज अ क्वासी स्टैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस इन विच द मोलर स्पेसिफिक हीट C रिमेन्स कांस्टेंट। जो आपका मोलर स्पेसिफिक हीट है, मोलर स्पेसिफिक जो आपका हीट है, ठीक है, दैट C इससे डिनोट किया है इस कांस्टेंट, इफ ड्यूरिंग द प्रोसेस द रिलेशन बिटवीन P एंड V इज गिवन एज PV की पावर n। अब आप ध्यान से देखिए, PV की पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट दे दिया है, तो ये तो एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो गया, ये आपके लिए क्या हो गया, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस सर हमने तो नहीं पढ़ा है, अरे आपने पढ़ा है, दिस इज अ जनरल प्रोसेस, दिस इज अ जनरल प्रोसेस विच इज कॉल्ड अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, क्लियर, ठीक है।
Here Cp and Cv are the molar specific heat at constant pressure and constant respectively. n की वैल्यू आप सभी लोगों को बतानी है। तो यहां पर मोलर स्पेसिफिक हीट की फॉर्मूला क्या होता था, Cv प्लस R अपॉन 1 माइनस गामा, यही हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट है ना हमारे पास। तो गामा की जगह यहां पर x रख लेते हैं, थोड़ा बेटर रहेगा, या n जो क्वेश्चन में दे रखा है वो रख लेते हैं ऐसे। क्लियर। अब जरा यहां पर ध्यान से देखना, हमें n की वैल्यू निकालनी है Cp और Cv के टर्म में। तो मैं इसी रिलेशन को यूज करता हूं, इसको अब आप ये याद भी रखेंगे। तो दिस विल बी C इज इक्वल टू Cv प्लस R अपॉन 1 माइनस n। तो C माइनस Cv इज इक्वल टू R अपॉन 1 माइनस n, और C माइनस Cv इज इक्वल टू, या फिर 1 माइनस n इज इक्वल टू R अपॉन C माइनस Cv लिख सकते हैं। और इसको ले आए तो 1 माइनस R, ठीक है, डिवाइड बाय C माइनस Cv इज इक्वल टू n आप लिख सकते हैं। अगर आप एलसीएम ले लें तो C माइनस Cv माइनस R डिवाइडेड बाय C माइनस Cv इज इक्वल टू n लिख सकते हैं। हमें यहां पर रिलेशन में देखें तो R का कोई लेना देना नहीं है, तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R हमारे पास होता है। तो C माइनस Cv माइनस Cp माइनस Cv आप रख सकते थे डिवाइडेड बाय C माइनस Cv इज इक्वल टू n। अगर आप देखेंगे तो C माइनस Cv प्लस माइनस Cp प्लस Cv अपॉन C माइनस Cv इक्वल टू n, ये हमारे पास कट गया। C माइनस Cp अपॉन C माइनस Cv इज इक्वल टू n, ये आपका रिलेशन बेसिकली आ गया। तो C माइनस Cp अपॉन C माइनस Cv हमारे पास रहेगा C माइनस Cp अपॉन C माइनस Cv। ए ऑप्शन आप सभी लोगों का आंसर रहेगा। तो अब आपको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को रिकॉल करना है, ठीक है। इसमें वर्क डन का फॉर्मूला एडियाबैटिक जैसे चलता है, जब गामा की जगह पर आप x रख लेते हैं, ठीक है। और मोलर स्पेसिफिक हीट हमारे पास इस प्रकार से चलती है। चला जाए आगे। अगला क्वेश्चन, मैच 1 विद द लिस्ट 2, जेई में 2021 का क्वेश्चन है। आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, आइसोबारिक, आपको चारों प्रोसेसेस हैं। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो सेकंड आपका यहां पर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के 3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं रिसेंट ईयर में, 3 टाइम्स, ठीक है। मैच द कॉलम और प्रोसेसेस के ऊपर। आइसोकोरिक में अगर एडियाबैटिक की बात करें, हीट कंटेंट, क्योंकि डेल्टा क्यू 0 होता है, ठीक है, तो आपका ये कांस्टेंट हो गया 4 हो गया, ठीक है। आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट हो गया 1 हो गया। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया 3rd हो गया, ठीक है। तो आपके प्रोसेस के ऊपर बेसिक आ गया है, तो ए का सेकंड, ठीक है, बी का 3rd और सी का 4 और डी का 1, सी ऑप्शन दैट विल बी योर आंसर। चला जाए आगे। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, द रेशियो स्पेसिफिक हीट Cp एंड Cv इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का पार्ट है। अगर आप याद रखें तो हमारे पास कई बच्चों को शायद ये फॉर्मूला डायरेक्टली ना याद हो, तो लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आप Cv की बात करें, ठीक है, अगर आप Cv की बात करें तो Cv इज इक्वल टू FRT बाय या FR बाय 2। सर ये कहां से आया? लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना एनर्जी देता था? हाफ केबीटी अगर एक मॉलिक्यूल या एक मॉलिक्यूल की बात हो, और हाफ आरटी अगर 1 मोल की बात हो। अगर एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो एफ आर टी बाई 2 1 मोल के लिए हो गया, ठीक है। तो ये सीवी आ गया। अब आपको पता है सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू हमारे पास आर है, तो सीपी इज इक्वल टू आर प्लस सीवी हो जाएगा, ठीक है। तो आर प्लस एफ आर बाई 2 आप ये कर लेते, आर कॉमन आ जाता, 1 प्लस एफ बाई 2 आपका ये हो गया। और अगर आपको एडियाबैटिक कांस्टेंट निकालना है तो सीपी बाई सीवी आपसे, जैसे इन्होंने हमारे पास सीधे सीपी बाई सीवी पूछा है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एडियाबैटिक कांस्टेंट, तो ये आपका हो जाएगा आर इंटू 1 प्लस एफ बाई 2 डिवाइडेड बाय हमारे पास आर एफ बाय 2। तो आर से आर कैंसिल आउट हुआ, तो यहां पर आ जाएगा 1 प्लस एफ बाई 2 डिवाइडेड बाय एफ बाई 2। तो ये आपका हो जाएगा 2 बाय एफ प्लस 1, ठीक है। इसको इसके साथ सेपरेट आउट करो, ये तो 1 हो जाएगा और ये 2 बाय एफ हो जाएगा, तो आपका रिलेशन आ गया 2 बाय एफ, ठीक है, प्लस 1। बी ऑप्शन दैट विल बी योर आंसर। चला जाए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, फॉर अ परफेक्ट गैस 2 प्रेशर P1 एंड P2 आर शोन इन द फिगर, ठीक है। 2022 का क्वेश्चन है। द ग्राफ शोज, हमारे पास इनमें से कौन सी चीज है? अब जरा देखो इन्होंने क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का हमारे पास बेसिक गैस लॉस के ऊपर है। अगर आप देखें कि हमारे पास प्रेशर जब आपका कांस्टेंट होता है,
ठीक है, तब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तब आपकी स्ट्रेट लाइन बनती है। मींस इस पूरे लाइन पर अगर आप बात करें तो यहां पर प्रेशर आपका जो भी है वो कांस्टेंट रहेगा, वो आपका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन चलिए अगर आप ध्यान से देखें बेसिक से, कि मान लीजिए कि सर मैंने एक टेम्परेचर कांस्टेंट कर लिया, मैंने क्या करा, एक टेम्परेचर कांस्टेंट कर लिया, तो इस ग्राफ का वॉल्यूम V1 यहां आ रहा है और इस ग्राफ का वॉल्यूम V2 इधर आ रहा है। अब जरा देखना, जब आप टेम्परेचर कांस्टेंट करते हैं, जब आप टेम्परेचर कांस्टेंट करते हैं तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या PV इक्वल टू कांस्टेंट है, ठीक है, या P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो गया। जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, अगर बात करें जिसका वॉल्यूम आपका ज्यादा होगा उसका प्रेशर कम होगा, सिंपल सी बात है ना। तो अगर आप देखें तो वॉल्यूम V2 इज ग्रेटर देन V1 है, तो ऑब्वियस सी बात हो जाएगी P2 विल बी लेस देन P1 हमारे पास हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपको ढूंढना है। तो P1 इज ग्रेटर देन P2 अगर आप देखें तो ए ऑप्शन आप सभी लोगों को आंसर मिल जाएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर यहां तो प्रेशर कांस्टेंट था, यहां आप टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों कह रहे हो? क्योंकि मैं इसको एनालाइज कर रहा हूं। ये जो आपका ग्राफ बनाया गया है वो कांस्टेंट प्रेशर के लिए बनाया गया है, क्लियर। तो एनालाइज करने के लिए आप किसी को भी कांस्टेंट रख सकते हैं। आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रख लीजिए, और वॉल्यूम जब कांस्टेंट होगा तो मोर इज द टेम्परेचर, मोर इज द प्रेशर। जिसका टेम्परेचर आपको ज्यादा दिख रहा होगा उसका प्रेशर भी ज्यादा होगा, यही रिजल्ट आपको वहां पर मिल जाएगा। चला जाए आगे। अगला क्वेश्चन, फॉर एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस द फ्रैक्शनल चेंज इन द प्रेशर इज इक्वल टू, ठीक है, हमारे पास फ्रैक्शनल चेंज इन प्रेशर अगर आप बात करी जाए तो डेल्टा P बाय P आपसे पूछा गया है ना। और आप सभी लोगों को यहां से देखने के बाद आपको शायद पता लग रहा हो कि हमारे पास फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, अब देखो यही फॉर्मूले की बात है, ऐसा नहीं है कि आप इसको डिराइव नहीं कर सकते, डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। अगर आप एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करें तो आप PV रेज़ टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट कह सकते हैं, है ना। और आपने यहीं से निकाला होगा कि इसका जो स्लोप होता था दैट इज माइनस गामा टाइम्स ऑफ P बाय V, और माइनस P बाय V स्लोप ऑफ आइसोथर्मल होता था। अगर आपने थ्योरी को अच्छे से रिवाइज करा होगा तो ये आप लिख सकते थे dP बाय P इज इक्वल टू माइनस गामा ऑफ dV बाय V, आपका आ गया, है ना। तो दिस इज नथिंग बट द फ्रैक्शनल चेंज, तो आप यहीं से अपना आंसर पकड़ सकते थे अगर आपको स्लोप पता है। नहीं तो आप यहां पर इसको, इस वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करके एंड सॉल्व करेंगे तो यही सेम चीज आती थी। डिफरेंशिएट इसलिए कर रहे होते तो स्लोप एनालिसिस करनी होती है हमें, राइट। तो माइनस गामा टाइम्स ऑफ dV बाय V, ये आपका बी ऑप्शन आपका आंसर आ रहा है। चला जाए आगे। अगला क्वेश्चन, n मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस विद कांस्टेंट वॉल्यूम हीट कैपेसिटी CV है हमारे पास, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स n है हमारे पास, अंडरगोज एन आइसोबारिक एक्सपेंशन बाय अ सर्टेन वॉल्यूम। ये आइसोबारिक, ठीक है, एक्सपेंशन हमारे पास कर रहा है। और आइसोबारिक की अगर मैं बात करूं तो प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, राइट। द रेशियो ऑफ द वर्क डन इन द प्रोसेस टू द हीट सप्लाइड। अब जरा यहां पर ध्यान से देखना, अगर हम लोग वर्क डन की बात करें एक आइसोबारिक में, अब यही फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन की बात करेंगे तो P इंटू प्रेशर आपका कांस्टेंट है इंटू डेल्टा V, ये आ गया, ठीक है। हमारे पास P मान लेते हैं वही कांस्टेंट प्रेशर है इंटू डेल्टा V, या फिर आप ये भी लिखते होंगे NR डेल्टा T, क्योंकि R के टर्म्स में है ना, ये आ गया। और अब हमें चाहिए वर्क डन इन द प्रोसेस टू द हीट सप्लाइड। जब भी आप हीट की बात करते हैं तो इंटरनल एनर्जी का चेंज प्लस वर्क डन करते हैं, और इंटरनल एनर्जी क्या होती है, NCV डेल्टा T, याद कर लो बेटा, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दी प्रोसेसेस। इंटरनल एनर्जी आपकी हमेशा आइडियल गैस के लिए फिक्स है, केमिस्ट्री में आपकी रियल गैस भी है, लेकिन फिजिक्स में सिर्फ आइडियल गैस की एनालिसिस है, राइट। तो अगर आप देखें तो NCV प्लस R इंटू डेल्टा T आ गया, तो CV प्लस R क्या हो गया, NCP डेल्टा T, यही आ गया। या तो आपको ये डायरेक्टली पता हो या फिर आप बेसिक से आ जाए, ठीक है। अब हमें n मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस विद द कांस्टेंट प्रेशर द रेशियो ऑफ द वर्क डन, ठीक है, हमें CV के टर्म्स में ही रखना है। चलिए हम लोग इसको इसी प्रकार से रखते हैं, अभी CP के टर्म्स में हम लोग नहीं रखते, ठीक है। या तो वहां पे CP के टर्म्स में लेके आते, चलिए कोई नहीं, ऐसे कर लेते हैं, NCP डेल्टा T।
अब हमें जो रेशियो चाहिए था, रेशियो है वर्क डन बाय डेल्टा क्यू का। तो वर्क डन आया है आपका एन आर डेल्टा टी, और डेल्टा क्यू की बात करें एन सी वी प्लस आर इंटू डेल्टा टी। अगर आप देखें तो ये कट गया, ये कट गया, दिस विल बी आर अपॉन सी वी प्लस आर। तो आपको ये कौन सा ऑप्शन चमक रहा है, आर अपॉन सी वी प्लस आर, बी ऑप्शन चमक रहा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, चला जाए। अगर ये मोनो एटॉमिक डायटॉमिक बोलते तो आप सीवी और सीपी जो भी है आप उनके हिसाब से करस्पॉन्डिंग यहां पे सब्स्टिट्यूट कर रहे होते। चला जाए आगे। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन है और एक ये वाला क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए होमवर्क है, प्लीज एक बार इसको ट्राई करेंगे। अगला क्वेश्चन, हाफ मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस। अब जरा जो भी आपको गिवन है उसको लिखते चलेंगे। आपका n की वैल्यू है हाफ, ठीक है। मोल ऑफ एन आइडियल गैस ही हम लोग लेते हैं, मोनोएटॉमिक हमें दे दिया है। तो आपको सीपी सीवी गामा सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमें सारी चीजें मोनोएटॉमिक गैस की याद भी है। इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, आपका प्रेशर कांस्टेंट है एंड दैट प्रेशर इज गिवन एज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, 1 atm। और टेम्परेचर आपका कहां से कहां गया है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो मतलब डेल्टा टी की बात करें तो 70 डिग्री सेंटीग्रेड का आपका टेम्परेचर चेंज हुआ है। वर्क डन बाय गैस, अब देखो ये फॉर्मूला 2019 का डायरेक्टली आपको मिल रहा है ना भाई। अगर आप वर्क डन की बात करें तो वर्क डन इन कांस्टेंट या आइसोबारिक प्रोसेस का आप सभी लोगों को पता होगा P इंटू V2 माइनस V1 इस प्रकार से होता है। आप यहां पर देखें, जब आपका प्रेशर कांस्टेंट है तो आइडियल गैस की इक्वेशन P इक्वल टू NRT होती है। जब प्रेशर कांस्टेंट है तो P इंटू डेल्टा V विल बी इक्वल टू NR डेल्टा T हो जाएगा ना बेटा। कई बच्चे इसी फॉर्मूले को याद रखते हैं, उसके बाद हल्की सी एनालिसिस में चूक जाते हैं, इसलिए पंगा आता है। क्योंकि अब आपको ना ही प्रेशर और वॉल्यूम नहीं दे रखा है। अब बच्चे क्या करते हैं, अच्छा सर हमारे पास प्रेशर पता है, टेम्परेचर पता है, तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं। आप कर सकते हैं, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो P इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू NR डेल्टा टी। तो मैं ये लिख सकता हूं दिस विल बी NR डेल्टा टी। N की वैल्यू आपके लिए हाफ है 8.314 इंटू टेम्परेचर का आपका जो डिफरेंस है दैट इज 70, ठीक है। तो 8.314 इंटू 35 अगर आप करेंगे तो आपका वैल्यू मिल जाएगा सिंपल, ठीक है। तो आपको अपने फॉर्मूले पर होल्ड रखना है, ठीक है। 8.314 इंटू 35 अगर आप करेंगे 290 के आसपास आपका आंसर आएगा। तो ए ऑप्शन दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। 290 पॉइंट कितना आ रहा है हमारे पास, 999, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर बेसिकली हो जाएगा। चला जाए आगे। अगला क्वेश्चन, रिजिड डायएटॉमिक। जरा देखो, एक तो पहली बात रिजिड है, वाइब्रेशनल मोड्स को कंसीडर करने के लिए नहीं कह रहे हैं। डायएटॉमिक हमारे पास गैस है, अंडरगोज एन एडियाबैटिक प्रोसेस। ये हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस में जा रही है, ठीक है। एट अ रूम टेम्परेचर, टेम्परेचर आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड ले सकते हैं, ठीक है। इन अ रिलेशन, अच्छा द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम फॉर द प्रोसेस इज टीवी रेज टू पावर एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब आपका जो रिलेशन है टीवी रेज टू पावर एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट हमारे पास है, ठीक है। तो अब इन्होंने हमसे पूछा है द एक्स इज। अब जरा देखो भाई, अगर आपको याद हो कि एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारे पास प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर सारी चीजें चेंज करती हैं, ठीक है। इसमें एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू 0 होता है, लेकिन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों हमारे पास पैरामीटर्स चेंज हो रहे होते हैं। और अगर आपको याद हो पीवी रेज टू पावर एक्स इक्वल टू, अगर आप यहां पर, ठीक है, पीवी रेज टू पावर गामा, ध्यान से देखो, इक्वल टू अगर आप कांस्टेंट कह रहे हैं तो हमें चाहिए टी और वी का रिलेशन। ऑल्दो कई बच्चों को डायरेक्टली याद होगा, आप उससे भी कर सकते हैं टी और वी का। तो मतलब पी को एलिमिनेट कर लेते हैं, पी वी इक्वल टू एन आर टी बाई वी लिख लेते हैं। और अगर आप रखोगे तो ये आ जाएगा एन आर टी बाई वी इंटू टी की पावर वी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अगर आप देखेंगे तो टी वी रेज टू पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट आप सभी लोगों को मिलता है। ये डायरेक्टली याद होगा तो 2 स्टेप्स बच जाएंगे और कुछ नहीं है। और अगर आप कंपेयर करेंगे इन दोनों को, अगर आप कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू आपके लिए आ रही है गामा माइनस 1। x की वैल्यू आ रही है आपके लिए गामा माइनस 1। अब ये फ्रैक्शन में है तो आप ध्यान से देखो, सर गामा कैसे निकालेंगे, मोनो एटॉमिक का, ओ डाया एटॉमिक का
और ये इन्होंने क्या बोला है, रिजिड, मींस आप डिग्री ऑफ फ्रीडम में आप वाइब्रेशनल मोड्स को कंसीडर नहीं करेंगे। तो डाया एटॉमिक की अगर आप बात करें तो CV आपके लिए क्या होता है 5r/2, CP आपके लिए होता है 7r/2 और गामा, ठीक है, और गामा की बात करेंगे तो 7/5 हमारे पास होता है। तो यहां पर अगर आप रखेंगे तो 7/5 - 1 तो ये आ जाएगा आपका 2/5। क्लियर? तो हमारे पास ए ऑप्शन बेटा आप सभी लोगों को आंसर बेसिकली मिलेगा। ठीक है, चला जाए आगे। अगला क्वेश्चन, इन अ प्रोसेस टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल, देखो हमें क्या क्या गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 1, मोनो एटॉमिक आपको बोल दिया गया है, मोनो एटॉमिक हमारे पास बोल दिया गया है। ठीक है, गैस आर वेरिड अकॉर्डिंग टू रिलेशन, आपने VT इक्वल टू कॉन्स्टेंट रखा है। ठीक है, VT इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, वेयर K इज अ कॉन्स्टेंट इन दिस प्रोसेस। द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज इंक्रीज बाय DT, मतलब डेल्टा T हमारे पास रहेगा। टेम्परेचर चेंज की अगर मैं बात करूं तो टेम्परेचर चेंज इज गिवन एज डेल्टा T हमारे पास। द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस इज, अब जरा देखो, सबसे पहली चीज आपको जो क्वेश्चन में गिवन है, क्या ये कोई नोन प्रोसेस है? पहले तो आपको ये चीज सोचनी है कि क्या सर ये हमारे लिए एक नोन प्रोसेस है। मैंने कहा कि यार देखो, आपने PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट पढ़ा है, P इक्वल टू, देखो ये पढ़ा है PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, आइसोथर्मल हो गया, P इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, आइसोबारिक हो गया, V इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, एडियाबैटिक, डेल Q अगर कॉन्स्टेंट है तो एडियाबैटिक, ये तो आपने कहीं नहीं पढ़ा है। तो दिस इज नथिंग बट योर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, एक जनरल प्रोसेस होगा। अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, अमाउंट ऑफ हीट, हीट का जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू NC डेल्टा T, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का C। अब जरा देखो जो हम लोगों ने वहां पे लिखा था उसकी डेरिवेशन अगर आपको नहीं भी याद है, फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। NC डेल्टा T, अगर आपका कांस्टेंट प्रेशर पे करते थे तो यही CP बन जाता था, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट सप्लाई करते थे तो CV बन जाता था। अब ये नहीं पता ये प्रोसेस कौन सा है, तो हम लोग पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का कंसेप्ट यूज करेंगे। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें तो आपको बेसिकली N दे रखा है 1, डेल्टा T आपको मेंशन ही कर दिया है, बस आपको C निकालना है। तो अब इस रिलेशन में जरा ये देखना, जो हमारे पास C था दैट इज CV प्लस R/1 - X, ये होता है। हमें X नहीं पता, हमें X नहीं पता, और X किसके लिए था, PV⁻X इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता था। PV⁻X इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जो भी है, PV की पावर 2 है, 5 है, 6 है, जो भी रहेगा वो हमें यहां पे रख के C मिल जाएगा। अब बात आई है कि हमें तो TV इक्वल टू कॉन्स्टेंट दे रखा है। ठीक है, TV इक्वल टू कॉन्स्टेंट दे रखा है, तो क्या मैं किसी तरीके से टेम्परेचर को हटा के प्रेशर ले आऊं? आइडियल गैस तो आइडियल ही रहेगी, तो PV इक्वल टू nRT की अगर मैं बात करूं तो T इज इक्वल टू PV/NR हो जाएगा। और अगर मैं इधर रख दूं तो ये हो जाएगा PV/NR इंटू V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और अगर आप देखें तो PV² इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ रहा है। तो क्या आप यहां से कंपेयर कर सकते हैं कि आपके लिए जो X की वैल्यू है दैट इज 2, और अगर आपके लिए X की वैल्यू 2 है तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी, CV प्लस R/1 - 2, यह आ जाएगा। मोनो एटॉमिक गैस क्वेश्चन में हमें दे रखी थी ना, हमारे पास मोनो एटॉमिक गैस है। ठीक है, मोनो एटॉमिक हमारे पास गैस है, तो CV उसका क्या होता है, 3R/2 होता है। बस आप C निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा 3R/2 प्लस या माइनस R, ये हो जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू R/2, मोलर स्पेसिफिक हीट उस प्रोसेस की आई दैट इज इक्वल टू R/2। और अगर आपका R/2 आ गया, N की वैल्यू 1 डाली, ये हो गया R/2 और ये हो गया डेल्टा T, तो आपने कितनी हीट सप्लाई करी, दैट इज R/2 डेल्टा T। ठीक है, R/2 डेल्टा T, बी ऑप्शन आप सभी लोगों का आंसर बेसिकली हो जाएगा। क्लियर? तो K के टर्म्स में नहीं है हमारे पास, राइट? क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कंपेयर कर लिया है उस चीज को। ओके, चला जाए आगे। अगला क्वेश्चन है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस पासिस थ्रू अ प्रोसेस वेयर प्रेशर एंड वॉल्यूम ओबेज द रिलेशन। अब देखो जो आपका प्रेशर है, ठीक है, जो आपका प्रेशर है दैट इज गिवन एज P0 इंटू 1 - ½
वी नॉट बाय वी का स्क्वायर, ये आ गया। वेयर पी नॉट एंड वी नॉट आर कांस्टेंट, कैलकुलेट द चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज द वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम वी नॉट से टू वी नॉट। हमें चेंज इन टेम्परेचर के बारे में बात करना है। अब जरा समझना कितना सिंपल सा इन्होंने अप्रोच आपको क्लियर कराया। बस पंगा क्या है, कुछ बच्चे इस फंक्शन को देख के घबरा जाएंगे। भाई देखो, आपके लिए आइडियल गैस तो आइडियल ही रहेगी ना। कई बच्चों को लगता है सर प्रोसेस डालने पर गैस चेंज हो जाएगी। गैस एक पहली बात हाइड्रोजन की होगी तो हाइड्रोजन ही रहेगी। तो दूसरी बात, आइडियल गैस के लिए एक अजम्पशंस थे कि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हम लोग निगलेक्ट मान रहे हैं, उनका वॉल्यूम बहुत छोटा है, वो इलास्टिक कोलिजन कर रहे हैं। हम लोगों ने कुछ प्री अजम्पशंस लिए थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, याद करो, आइडियल गैस के लिए। जब आप रियल गैस की बात करते हो तब आप कहते हो कि यार देखो, आइडियल गैस में हम लोग कोई फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन नहीं मान रहे, लेकिन एक्चुअली में गैसेस के बीच में भी फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है, इसीलिए आप प्रेशर का एंड वॉल्यूम का करेक्शन करते थे, राइट। अगर मैं इस बारे में बात करूं तो चाहे गैस कुछ भी किसी भी प्रोसेस से जा रही हो, लेकिन है तो आइडियल गैस ना। अगर मैं वॉल्यूम V, ठीक है, V इज इक्वल टू वी नॉट की बात करूं तो प्रेशर कितना होगा पहले ये देख लेते हैं। तो दिस विल बी 1 माइनस हाफ V इक्वल टू वी नॉट, तो ये हो जाएगा P नॉट बाई 2 आपका प्रेशर रहा। और अगर V इज इक्वल टू 2V नॉट अगर आपका बेसिकली वॉल्यूम हो चुका है तो प्रेशर कितना हो जाएगा बेटा, P नॉट इंटू 1 माइनस हाफ, और यहां पर अगर आप 2V नॉट रखोगे तो 1/4 आपका और आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास, है ना, 2V नॉट रखेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/4 इंटू 2 8, और 8 माइनस 1 7 P नॉट बाई 8, ये आपका फाइनल प्रेशर हो गया। अब बात करते हैं, जरा देखना, इनिशियल पीवी इक्वल टू एनआरटी तो हमेशा ही रहेगा, है ना। तो इनिशियल टेम्परेचर टी नॉट की अगर मैं या टी इनिशियल की बात करूं तो ये होगा पी इनिशियल वी इनिशियल बाय एनआर। तो पी इनिशियल क्या है, पी नॉट, ओए पी नॉट बाय 2 इंटू वी नॉट डिवाइड बाय एनआर, ये होगा आपका इनिशियल टेम्परेचर। और अगर मैं फाइनल टेम्परेचर की बात करूं तो फाइनल प्रेशर इज 7 पी नॉट बाय 8 इंटू 2V नॉट डिवाइडेड बाय एनआर, आपका ये होगा, तो ये आपका 4 हो जाएगा, तो 7/4 P नॉट V नॉट बाय एनआर। अब हमसे क्या पूछा गया था, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। तो अगर मैं डेल्टा टी की बात करूं तो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, तो 7 P नॉट V नॉट बाय 4 एनआर माइनस, इसको माइनस कर दीजिए बेटा, P नॉट V नॉट बाय 2 NR। अच्छा, टी कहां गया हमारा, टी तो हम लोग निकाल ही रहे, तो ये ऐसे, ठीक है। तो अगर आप एलसीएम लेते तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 NR 7 P नॉट V नॉट माइनस 2 P नॉट V नॉट, तो ये आ जाएगा 5/4 P नॉट V नॉट बाय NR। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 5/4 P नॉट V नॉट बाय NR, एन की वैल्यू शायद 1 मोल रख ली है इन्होंने, ठीक है। तो बी ऑप्शन आप सभी लोगों का आंसर होगा। एन की वैल्यू आपके लिए 1 है, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन आप सभी लोगों का आंसर हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में घबराना नहीं है, पेशेंटली करना है। अगला क्वेश्चन, द वॉल्यूम V ऑफ द गिवन गैस ऑफ अ मोनो एटॉमिक। देखो हमें जो जो चीजें दे रखी हैं, ठीक है, तो पहली बात हमें मोनो एटॉमिक दे रखा है, तो मोनो एटॉमिक के बारे में जितनी भी चीजें पता है अगर जरूरत पड़ेगी तो हम यूज करेंगे, ठीक है। चेंजेस विद टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू रिलेशन, अब जो रिलेशन आपको दे रखा है दैट इज V इज इक्वल टू के टी की पावर 2/3 आपको ये दे रखा है। वर्क डन व्हेन टेम्परेचर चेंजेस बाय 90 केल्विन, ठीक है। डेल्टा टी की आपकी जो है वैल्यू दैट इज 90 केल्विन, जो आपका वर्क है दैट इज x टाइम्स ऑफ r हमें दिया है, हमें x की वैल्यू रिपोर्ट करनी है, वेयर r इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, क्लियर। अब वर्क डन, देखो इधर क्वेश्चन में आपका वर्क डन पूछा गया है। अब आप इसको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस मान के भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस मान के भी कर सकते हैं कि आप पीवी एक्स की वैल्यू निकालें और वर्क डन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में सब्स्टिट्यूट करके अपना आंसर निकाल लीजिए, वो भी आपका आंसर सही है। दूसरा मैं यहां पे लिख रहा हूं मेथड 1, आप ट्राई करेंगे बाय पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ठीक है। आप इससे भी ट्राई कर सकते हैं, वहां पर आपको पीवी रेज टू पावर एक्स
PV रेज टू पावर x इक्वल टू कॉन्स्टेंट हमारे पास होता है। तो आप सबसे पहले इसको प्रेशर और वॉल्यूम में कन्वर्ट करिए, x निकालिए और x इसके पॉलीट्रॉपिक के जो एडियाबैटिक का वर्क डन होता है, गामा की जगह x रखेंगे, वर्क डन आ जाएगा। एक तो ये तरीका है। अब बात आती है कि सर ये तो हमें एग्जाम में हमें नहीं पढ़ाया या हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आपने बेसिक्स पर तो ध्यान दिया है ना। ऐसा नहीं है कि यही एक रास्ता है, मात्र रास्ता है। हमारे पास वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ वेरी कर रहा है और वर्क डन बताना है जब टेम्परेचर का डिफरेंस हमारे पास 90 केल्विन का हो जाए। तो जरा यहां पर ध्यान से समझना भाई, जो वर्क डन होता है बाय बेसिक डेफिनेशन इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू डीवी, यही तो होता है। अगर मैं यहां पे इंटीग्रेशन की बात करूं तो प्रेशर तो सर हमें पता ही नहीं है, तो मैंने कहा V इज इक्वल टू KT की पावर 2/3 है। तो आप PV इक्वल टू nRT होता है, मान लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 1 ही है, ठीक है, n की वैल्यू हम लोग 1 लेके चल लेते हैं। तो PV इक्वल टू RT आपके लिए होगा, तो V की बात करें तो RT/P हो गया। अगर मैं यहाँ पे RT/P रख लूं तो ये हो जाएगा KT की पावर 2/3, और यहां पर P की बात करें, P इज इक्वल टू RT डिवाइड बाय KT की पावर 2/3, तो ये हो जाएगा RT डिवाइड बाय K 1 माइनस 2/3, तो दैट विल बी R/K इंटू T की पावर 1/3। यह आपका आ गया प्रेशर, तो मैंने इसको यहां रख लिया R/K इंटू T की पावर 1/3। सर डीवी नहीं पता, तो मैंने कहा यार इसको डिफरेंशिएट कर लो, इसको डिफरेंशिएट कर लो, तो dV/dt आपका क्या होता, दैट विल बी K 2/3 और T की पावर -1/3, यही होता है ना, क्योंकि K कांस्टेंट है, 2/3 आगे आता और -1 करते तो ये आपका -1/3 आ जाता। अगर मैं dV की बात करूं तो ये हो जाएगा 2/3K, ठीक है, और T की पावर 1/3 नीचे आ गया इंटू dt। अगर मैं यहां पर इस वर्क डन को अगले पेज पे ले चलते हैं, ठीक है, वर्क डन की अगर मैं बात करूं तो इंटीग्रेशन ऑफ P dV था बेटा, और इंटीग्रेशन ऑफ P की बात करें तो प्रेशर को हम लोगों ने टेम्परेचर में लिख लिया R/K T की पावर 1/3, R/K T की पावर 1/3 ये आ गया, इंटू dV की भी वैल्यू हम लोगों ने लिख ली है 2K/3 T की पावर 1/3 इंटू dt, इस प्रकार से लिख लिया है। अगर आप देखें तो हमारे पास K और K कैंसिल आउट हो रहा है ना, और हमारे पास T की पावर 1/3 और 1/3 भी, यहां पे माइनस तो नहीं था ना बेटा, ठीक है, नहीं यहां पर माइनस नहीं था, तो ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये आ जाएगा 2R/3 इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो अगर आप वर्क डन की बात करेंगे तो ये आएगा 2R/3 इंटू डेल्टा टी, और ये 2R इंटू डेल्टा टी आपका 90 था बटे 3, तो ये 30 हो गया, तो 60 इंटू R आ रहा है, तो यही आपका X हो गया बेटा। तो आप इस वाले मेथड से भी जा सकते हैं, इस वाले मेथड से भी जा सकते हैं, या फिर पॉलीट्रॉपिक के प्रोसेस के मेथड से भी जा सकते हैं, यू विल गेट दी सेम रिजल्ट, ठीक है। चला जाए आगे। अगला क्वेश्चन अब आपके लिए छोटे मोटे चुटर पुटर क्वेश्चन है, ठीक है, जो सिंपल वाले हैं ये आपको कर लेने चाहिए भाई, मैं सही बता रहा हूं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, प्लीज आप इनको जरूर ट्राई करेंगे, जरूर ट्राई करेंगे, ठीक है बेटा। अगर आपको देखो वही बात है कि अगर आपने होमवर्क्स को भी ढंग से नहीं ट्राई किया तो बिलीव मी बेटा परसेंटाइल बूस्ट नहीं होगी। अब इतने सारे क्वेश्चन में कौन से मैं आप पे छोड़ रहा हूं, उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको लर्निंग प्रोसेस के होंगे, कुछ क्वेश्चन फॉर्मूला रिकॉलिंग के होंगे, कुछ क्वेश्चंस कैलकुलेशन के होंगे, सोच के ही कुछ क्वेश्चंस मैं आप पे छोड़ रहा हूं। और वही बात है, जब आप हम दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच होगी तभी कुछ अच्छा आउटपुट निकल पाएगा। तो आप सभी लोगों को बेटा प्लीज अपने टाइम को मैनेज करते हुए इतना ही करना है। अगर आप इतना कर लेते हैं फिर कुछ नया सोचना, ठीक है, फिर कि सर मैं और प्रैक्टिस कहां से करूं, तो आप HCV लगाएं, मॉड्यूल लगाएं, क्लास में जो आपको टेस्ट लिए गए थे उनको करें, बहुत सारी चीजें करने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन एक बेसिक सेट ऑफ क्वेश्चंस जो हमें करने चाहिए उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चला जाए, अगला क्वेश्चन है बेटा, द अबव PV डायग्राम रिप्रेजेंट द थर्मोडायनेमिक साइकिल ऑफ एन इंजन, ठीक है, एक इंजन का हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दे दिया है PV का, ऑपरेटिंग विद एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, जो हमें गिवन है उसको हमेशा लिख लीजिए, ठीक है। एक तो पहली बात आपके लिए आइडियल गैस है, ऑब्वियस रहेगा, और हमें गिवन है ये मोनो एटॉमिक गैस है,
क्योंकि अगर आप थर्मोडायनेमिक्स में इन वर्ड्स को छोड़ देते हैं तो पंगा यह है कि आपको क्वेश्चन में छोटी छोटी चीजें जो चाहिए होती हैं वो आपको याद है लेकिन आप पकड़ नहीं पाएंगे। द अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स इन अ सिंगल साइकिल, कितनी हीट हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो रही है, ये देखो अब क्वेश्चन मैं लिटरली बता रहा हूं। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको 2-3 बार मिलेगा। इसी क्वेश्चन में एफिशिएंसी का भी सवाल बनता है कि आपको एक साइक्लिक प्रोसेस देके एफिशिएंसी पूछ ली जाए। अब पीवी ग्राफ है तो वर्क डन निकालना तो आसान है, एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसमें एक चीज और बता देता हूं, अगर मान लो कि आपसे पूछ लिया जाता, क्योंकि वर्क डन के क्वेश्चन भी हैं, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं, वो चीज मैंने आप पे छोड़ दी क्योंकि मेरे को था कि मैं इस क्वेश्चन में, ठीक है, देखो परसेंटेज एफिशिएंसी आ गया, एक आपको साइक्लिक प्रोसेस दे दिया, ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं वैसा ही दिख रहा है, ठीक है। एफिशिएंसी निकालने की बात हो रही, तो मैं उसका आपके दिमाग में बीज डालूंगा, लेकिन करना तो भाई आप ही लोगों को पड़ेगा, ठीक है। हमारे पास टोटल वर्क डन बाय, तो वर्क डन हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम में क्या होता है, एरिया इनक्लोज्ड, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। लेकिन यस, उनके पीछे क्या, जो आपको होमवर्क दे रहा हूं उनके पीछे की थॉट प्रोसेस मैं कई सारे क्वेश्चन से क्लियर करूंगा, ठीक है। तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। या चलिए पहले इसी क्वेश्चन को करते हैं। तो कभी भी अगर आपका पीवी ग्राफ आ जाए तो एरिया इनक्लोज्ड साइक्लिक प्रोसेस में, यार ये देखो ये पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया है। तो पहली बात, कभी भी अगर आप साइक्लिक प्रोसेस देखें तो यहां से क्या चीज आपको पता होनी चाहिए, साइक्लिक प्रोसेस में आपका इंटरनल एनर्जी का चेंज नहीं होता, डेल्टा यू इज ऑलवेज जीरो, क्योंकि ये एक स्टेट फंक्शन है। अगर आप वापस गैस को उसी स्टेट पर लेके आ रहे हैं तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी नहीं होती। आप इस पार्ट को भी लिख सकते हैं, अगर आप देखें तो इसको ब्रेक करके भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ए बी सी डी की अगर मैं बात करूं, इंटरनल एनर्जी फ्रॉम डेल्टा यू फ्रॉम ए से बी की बात करें, प्लस डेल्टा यू फ्रॉम बी टू सी की बात करें, डेल्टा यू फ्रॉम सी टू डी की बात करें, डेल्टा यू फ्रॉम डी टू ए की बात करें, इन सभी का समेशन हमारे पास जीरो होगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि इस प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी, हो सकता है किसी एक पार्ट में इंटरनल एनर्जी का चेंज हो, लेकिन अगर मैं एक साइक्लिक प्रोसेस पूरे की बात कर रहा हूं तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी जीरो। तो पहली चीज जो आपको साइक्लिक प्रोसेस से अपने आप समझ आ जानी चाहिए वो ये है। दूसरी बात, हमें सर क्या पता रहना चाहिए, अगर इसी क्वेश्चन में अगर आप वर्क की बात करें, वर्क डन, ठीक है, वर्क डन की बात करें तो एरिया अंडर, क्योंकि अभी देखो मैंने इंटीग्रेशन करके वर्क निकाला था, पीवी अगर आप देखें तो वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डीवी, तो क्या आपको समझ आ रहा है, इंटीग्रेशन इज ऑल्सो एरिया अंडर कर्व, तो ये आपका आ जाएगा एरिया अंडर पीवी ग्राफ। अब आपको यहां पे ये चीज याद रखनी है कि साइक्लिक प्रोसेस में क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। देखो जब वॉल्यूम बढ़ता है तो वर्क डन पॉजिटिव है, वॉल्यूम घटेगा तो वर्क डन नेगेटिव है, सिंपल सा लॉजिक। अगर मैं इस प्रोसेस की बात करूं तो एक्सपेंशन वाला पार्ट ऊपर है, तो ये पूरा वर्क डन आपका एक्सपेंशन का है, और जहां वॉल्यूम कम हो रही है ये वाला पूरा वर्क डन आपका कंप्रेशन का है। तो एक्सपेंशन ज्यादा है, कंप्रेशन कम है, तो इस केस में अगर आप देखें तो वर्क डन ओवरऑल आपका पॉजिटिव आएगा। तो आपको कैसे बता दिया जाता है, अगर क्लॉकवाइज पीवी ग्राफ होना चाहिए, ध्यान से समझ लो पहली बात, कई बार वीपी ग्राफ दे दिया जाता है, बच्चा यही कंसेप्ट लगा देता है। तो अगर आपका क्लॉकवाइज सेंस में है तो आपका एक्सपेंशन ज्यादा होगा तो वर्क डन आप पॉजिटिव लेके चलेंगे, जो भी एरिया लेंगे पॉजिटिव होगा। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज है तो आपका वर्क डन विल बी नेगेटिव, सिंपल सी बात, ठीक है। तो ये, और वर्क डन आपका आ जाएगा एरिया अंडर पीवी ग्राफ, और इन केस ऑफ साइक्लिक प्रोसेस जब आपका साइक्लिक होगा तो एरिया इनक्लोज्ड आ जाएगा, एरिया इनक्लोज्ड। ये नहीं कि सर इसका वर्क डन अंडर तो यही है, नहीं भाई, इस वाले प्रोसेस में अभी हम लोग एनालिसिस करेंगे तो ये आपका पॉजिटिव वर्क डन है, ये आपका नेगेटिव वर्क डन है। जब आप टोटल वर्क डन निकालोगे तो अंदर वाला एरिया बचेगा, इसलिए कहते हैं एरिया इनक्लोज्ड। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या बनाया जा सकता है उसको भी देख लो। आपसे बेसिकली साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन निकलवा लिया है, तो आपसे एफिशिएंसी, क्योंकि आपकी कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी आपके सिलेबस में है, तो एफिशिएंसी विच इज ईटा, दैट इज टोटल वर्क डन बाय हीट एब्सॉर्ब्ड। टोटल हीट नहीं होती भाई। देखो अगर मैं अपने दिन की एफिशिएंसी की बात करूं तो मैं जितना खाना खा रहा हूं, जितनी एनर्जी मैं ले रहा हूं, ठीक है,
उससे मैं कितना काम कर रहा हूं वही मेरी एफिशिएंसी डिसाइड करेगा, रेदर देन मैंने दिन में कितना काम किया वो देखा और आपने देखा टोटल हीट मैंने ली भी जितनी और दी भी जितनी। ठीक है, उस हीट से मैटर नहीं कर रहा कि मेरी बॉडी का टेम्परेचर है, रेडिएशन हो रहा है, वो मैटर नहीं कर रहा, मैं कंज्यूम कितना कर रहा हूं और वर्क कितना कर रहा हूं वो मेरी एफिशिएंसी डिसाइड करेगा। तो ये वाला फैक्टर बच्चों का वीक होता है। एब्जॉर्ब्ड कैसे पता करेंगे सर? और इस क्वेश्चन में इन्होंने यही पूछ लिया है, अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड, कुछ एब्जॉर्ब होगी कुछ एक्सट्रैक्टेड होगी। ठीक है, एक्सट्रैक्टेड मतलब निकाल लेना, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स इन अ सिंगल साइकिल। तो मैं इसी ग्राफ को दोबारा एनालाइज करूंगा। तो एफिशिएंसी देखो, वर्क डन निकालना एरिया से निकालेंगे, हीट एब्जॉर्ब क्या होगा, दिस इज बाय प्रॉपर ग्राफ एनालिसिस। ये आप कहां से निकालते हैं? ग्राफ के एनालिसिस से। अगर आपने ग्राफ की एनालिसिस नहीं करी तो आप इस चीज को नहीं निकाल पाएंगे। जो वर्क वाले क्वेश्चन होते हैं बच्चे ये सारे खटाखट मारते हैं, एफिशिएंसी में अटक जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। ठीक है, तो मोनो एटॉमिक गैस है, अगर हमें कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम उसको कंसीडर कर लेंगे। अब इस ग्राफ को जरा एनालाइज करते हैं। यहां पर आपका प्रेशर है, यहां पर आपका वॉल्यूम है, और आपका एक इस प्रकार से हमारे पास ग्राफ था। ये पॉइंट है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, और वी नॉट टू वी नॉट, पी नॉट टू पी नॉट। तो ये वाला जो वॉल्यूम है दैट इज वी नॉट, दिस इज टू वी नॉट। ठीक है, दिस इज पी नॉट एंड दिस इज टू पी नॉट। और आपका ग्राफ इस प्रकार से है। ठीक है, ऐसे 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 एंड ऐसे, यही है। जब भी आपको हीट के बारे में सोचना हो तो पहले आपको क्या ध्यान देना है, आप सारे प्रोसेसेस को अलग अलग से समझिए। ए से बी का प्रोसेस क्या कह रहा है, बी से सी का प्रोसेस क्या कह रहा है, सी से डी का प्रोसेस क्या कह रहा है, एंड डी से ए का प्रोसेस आपका क्या कह रहा है। आपको सारे प्रोसेसेस को अलग अलग से समझना है। जैसे देखना, ए से बी की अगर बात करें तो आपको दिख रहा है वॉल्यूम कांस्टेंट है, और अगर हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आपको सभी को पता है वर्क डन विल बी जीरो, है ना। अब जरा देखना, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन होता है, ये तो जीरो हो गया। और इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है, एन सी वी डेल्टा टी। अगर मेरा टेम्परेचर का एनालिसिस मैंने कर लिया कि टेम्परेचर बढ़ा या घटा, वहीं से पता लग जाएगा हीट एब्जॉर्ब हुई या एक्सट्रैक्ट हुई, है ना। अब जरा देखना, जब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर आपका प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो डेल्टा टी आपका तो पॉजिटिव हुआ ना बेटा, और डेल्टा टी पॉजिटिव होगा तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव होगा। अब याद करो साइन कन्वेंशन, जब डेल्टा क्यू पॉजिटिव होता है हीट आपकी होती है एब्जॉर्ब। तो इस वाले प्रोसेस में आपके सिस्टम के अंदर हीट आएगी, जो भी आएगी वैल्यू अगर निकलवाने के लिए पूछते तो हम वो भी निकालेंगे। ठीक है, ये आ गई। जरा बी टू सी प्रोसेस की बात करते हैं। ठीक है, बी टू सी प्रोसेस आपका आइसोबारिक है, प्रेशर कांस्टेंट है बेटा, और जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आप देखें तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो मतलब डेल्टा यू आपका पॉजिटिव होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी एक आइडल गैस के लिए सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होती है। तो अगर आप देखें तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन। ध्यान से देखना, डेल्टा यू आपका पॉजिटिव है, और यहां पर अगर आप वर्क लेते तो वर्क डन भी आपका एरिया वाइज पॉजिटिव एक्सपेंशन हो रहा है ना। अगर आप देखें तो यहां पर एक्सपैंड कर रही है गैस, तो वर्क डन आपका पॉजिटिव होगा। दोनों चीजें पॉजिटिव हुई तो मतलब आपका इंटरनल एनर्जी वो हीट इज पॉजिटिव, हीट एब्जॉर्ब हुई, हीट इज एब्जॉर्ब। तो इस प्रोसेस में भी गैस के अंदर कुछ ना कुछ हीट आएगी। अब आपको समझ आ ही रहा होगा, दोनों अगले प्रोसेसेस इनके अपोजिट है ना। अगर देखा जाए सी से डी, ये भी वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वर्क डन आपका जीरो होगा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर कम हुआ टेम्परेचर कम हुआ, डेल्टा टी नेगेटिव हुआ, और वर्क अगर आप देखें डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन तो हुआ नहीं, ये आपका नेगेटिव है, और जब आपका नेगेटिव है तो हीट इज रिलीज्ड की बात करते हैं, या आप कह सकते हैं आपके गैस में से हीट को निकाला गया होगा। एक्सट्रैक्टेड कौन से प्रोसेस में आई, इस वाले प्रोसेस में एक्सट्रैक्ट हुआ है। पहली बात, क्या इस वाले प्रोसेस में भी हुआ है? ये इसका बिल्कुल उल्टा है भाई। तो ये आपका प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर जब कांस्टेंट होता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम अगर आपका घट रहा है तो टेम्परेचर घट रहा है, तो डेल्टा टी तो आपका नेगेटिव हुआ,
और अगर आप देखें तो वॉल्यूम आपका कम हो रहा है, तो वर्क डन, वॉल्यूम कम होने की वजह से कंप्रेशन का हमारे पास केस हो जाएगा, तो वर्क डन विल बी नेगेटिव। अगर आप डेल्टा क्यू की बात करेंगे तो डेल्टा यू प्लस वर्क डन होगा, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव। जब हीट नेगेटिव होती है तो सिस्टम में से निकल रही होगी, तो ये भी आपका एक्सट्रैक्टेड का केस आ गया। तो पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि किस पार्ट में एब्जॉर्ब हो रही है, किस पार्ट में एक्सट्रैक्ट हो रही है। अब इस क्वेश्चन में पूछा अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड, मतलब इस प्रोसेस सी से डी और डी से ए में आपको सारा खेल खेलना है, ठीक है। अगर एफिशिएंसी की बात होती तो हीट एब्जॉर्ब की बात होती, तो ए से बी और बी से सी आपको सारा का सारा खेल खेलना था, ठीक है। तो जो आपको मैं एफिशिएंसी वाला पार्ट दूंगा वो आपको करना है, कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। आते हैं सर कैलकुलेट आउट कैसे करना है। तो चलिए, अब हमें ये चीज समझ आ गई है कि पीवी ग्राफ जो आपको दे रखा है, ठीक है, ये वाला पार्ट ही मैटर कर रहा है, क्योंकि इसी पार्ट में हमारे पास हीट एक्सट्रैक्ट होने वाली है, ठीक है। ए बी सी डी एंड ए, ये आपका वी नॉट था, ये आपका 2v नॉट है बेटा, ये आपका पी नॉट है, और ये वाला आपका पार्ट 2p नॉट था। तो चलिए अब देखते हैं, सी से डी की बात करें तो वर्क डन तो 0 आ रहा था। अगर मैं क्यू की बात करूं तो ये हो जाएगा एन डेल्टा यू प्लस वर्क डन। देखो वर्क डन तो है नहीं, डेल्टा यू होगा एन सीवी डेल्टा टी, यही तो होगा ना, है ना, एन सीवी डेल्टा टी। अब जरा यहां पर ध्यान से देखना, अगर मैं मोनो एटॉमिक आपको पता ही है, अब ये फॉर्मूलों की पावर है आपके, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे सर टेम्परेचर निकाल लेते हैं, अरे भाई ध्यान से देखो, मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूंगा, एन, ठीक है, ये हो जाएगा आर अपॉन, या अब अगर आप देखें एन एफ आर बाई 2 होता है, जनरल फॉर्मूले की बात करें डेल्टा टी, एन आर डेल्टा टी। इस प्रोसेस में सी से डी में वॉल्यूम कांस्टेंट था बेटा, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो पीवी इक्वल टू एनआर टी में वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो डेल्टा पी इंटू वी इक्वल टू एन आर डेल्टा टी हुआ होगा। टेम्परेचर की चेंज की वजह से प्रेशर में चेंज आएगा, तो एन आर डेल्टा टी को मैं लिख सकता हूं एफ बाई 2 इंटू डेल्टा पी वी, हाँ या ना। मोनो एटॉमिक के लिए अगर आप बात करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3/2। क्या आप इसमें प्रेशर चेंज की बात कर सकते हैं, प्रेशर चेंज इज पी नॉट, और किस वॉल्यूम पर हुआ है 2v नॉट। सर ये तो वॉल्यूम था ना, तो वी नॉट, अरे इस वाले प्रोसेस में अगर देखें तो वॉल्यूम 2v नॉट का था, राइट। तो ये आपका हो जाएगा 3p नॉट v नॉट, ये आपकी हीट एक्सट्रैक्ट हुई इस केस में, क्लियर। हम लोग अगर बात करें, और ठीक है, अगर हम लोग बात करें यहां पर डेल्टा पी, ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, नेगेटिव आ जाएगा। अगर आप माइनस लगाना चाहें तो आप माइनस लगा सकते हैं, माइनस रिप्रेजेंट एक्सट्रैक्टेड, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट करते हैं डी से ए वाला पार्ट। अगर आप डी से ए वाले पार्ट की बात करें तो आइसोबारिक है बेटा, आइसोबारिक प्रोसेस है, तो आपका प्रेशर हो गया कांस्टेंट। तो अगर आप हीट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा एन सी पी डेल्टा टी, आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं, या फिर डेल्टा यू प्लस वर्क डन, दोनों को अलग अलग से निकाल के भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आइसोबारिक है तो एन सी पी डेल्टा टी आप लिख सकते हैं। एन सी पी की अगर आप बात करें, जरा यहां पर ध्यान से देखना, सीवी था आपका एफ आर बाई 2, और सीपी क्या था आपका आर इंटू 1 प्लस एफ बाई 2, कईयों को याद ही नहीं, सीवी प्लस आर, तो एफ आर बाई 2 प्लस आर, तो ये एफ बाई 2 प्लस 1 इंटू आर, ये आ गया। अगर मैं थोड़ी सी चालाकी करता तो एन आर इंटू एफ बाई 2 प्लस 1 इंटू डेल्टा टी करता। अब जरा देखो कांस्टेंट प्रेशर की अगर मैं बात करूं, प्रेशर अगर आपका कांस्टेंट है तो ऑब्वियस सी बात है P इंटू डेल्टा वी इक्वल टू एन आर डेल्टा टी बना होगा, है ना। तो क्या मैं एन आर डेल्टा टी को P इंटू डेल्टा वी लिख लूं, तो P इंटू डेल्टा वी इंटू एफ बाई 2 प्लस 1, जनरल फॉर्मूला बन गया था यहां पर। तो प्रेशर आपका कितना है P नॉट, चेंज इन वॉल्यूम आपका अगर देखेंगे माइनस हो जाएगा माइनस वी नॉट इंटू ये आपका आ जाएगा 5/2, ठीक है। तो ये आ गया माइनस पी नॉट वी नॉट, या माइनस 5 पी नॉट वी नॉट बाय 2, ये आ गया आपका। अब हमें क्वेश्चन में पूछा था टोटल द अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स इन सिंगल साइकिल। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ दें तो एक आ रहा है आपका 3 पी नॉट वी नॉट, और एक आ रहा है 5/2
ठीक है, पी नॉट वी नॉट। तो 3 to 6 11, हमारे पास 11/2 पी नॉट वी नॉट, ये आपकी हीट हो जाएगी। तो सी ऑप्शन दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको देखो, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था 2013 का, और इसी को तोड़ तोड़ के अलग अलग पार्ट में पूछा जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ अ डाया एटॉमिक आइडियल गैस, या इससे पहले आपको वर्क वाला अगर है कोई क्वेश्चन, एक ये वाला कर लेते हैं पहले। ठीक है, जिससे आप वर्क निकालने में थोड़ा सा आसानी हो जाए आपको। ठीक है, कईयों को अगर बेस थोड़ा सा गड़बड़ है तो पहले वो देख लेते फिर उसको देखेंगे। फॉर अ गिवन साइक्लिक प्रोसेस CAB, अब जरा प्रोसेस को देख लेना, ये से आपका CAB एज शोन इन द फिगर है। वर्क डन बाय द गैस, बिल्कुल बेसिक है, देखो 2019 में उसका एक पार्ट आ गया। तो साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू ऑफ अ साइकिल इज इक्वल टू 0 होता है। अगर आपको वर्क डन निकालना है, ठीक है, वर्क डन टोटल, तो आपको निकालना है एरिया इनक्लोज्ड, किससे? एरिया इनक्लोज्ड से। ठीक है, तो आप कौन सा एरिया लेंगे? ये वाला एरिया लेंगे। तो दैट विल बी इक्वल टू हाफ इनटू, किसी की बात करी जाए तो आपका ये बेस 1 से लेके 5 तक है, तो दैट विल बी 4 इनटू, अगर आप हाइट की बात करें तो 6 और 1 5, ये पास्कल्स में है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बिल्कुल स्टैंडर्ड यूनिट है। तो 10 जूल्स आ गया। पॉजिटिव नेगेटिव का नहीं पूछा, लेकिन अगर आप देखें क्लॉकवाइज है तो प्लस 10 जूल्स आपका आंसर बी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि सर ये तो थोड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, ये 2021 में HC वर्मा, अब वही बात है, जिन्होंने HC वर्मा सॉल्व करी होगी उनको ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखा देखा सा लगेगा। इन द रिपोर्टेड फिगर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द साइकिल इन गोइंग फ्रॉम थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस इज P जूल्स। वैल्यू ऑफ P आपको बतानी होगी शायद। ठीक है, वैल्यू ऑफ P। अब ये HC वर्मा का क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन घुमा दिया, थोड़ा सा घुमा दिया है। कैसे सर? देखो, इन्होंने सर हमें तो वर्क डन थोड़ा ना पूछा, इन्होंने क्या पूछा है? हीट एनर्जी एब्जॉर्ब, डेल्टा क्यू आपसे पूछा गया है। तो अगर आप देखें तो डेल्टा क्यू तो डेल्टा यू प्लस वर्क डन है ना। अगर मैं इस पूरे को साइकिल के लिए लगा दूं तो साइकिल के प्रोसेस में हमारे पास डेल्टा यू तो चेंज ही नहीं होगा, तो डेल्टा क्यू इज योर टोटल वर्क डन। अब बात आ गई सारा का सारा वर्क डन कैसे निकालें। तो ये आपको ग्राफ किसका दे रखा है? प्रेशर का, किलो पास्कल एंड वॉल्यूम लीटर में दे रखी है। ठीक है, हमारे पास वॉल्यूम इधर ऐसे। ठीक है, अब बात आती है सर इसको करें कैसे। जरा यहां पर ध्यान से देखो, वर्क डन आपका ये रहेगा। अब इन्होंने कोई डायरेक्शन नहीं दे रखी, तो अब हम लोग ये नहीं बताया। अगर क्लॉकवाइज होगा, ध्यान से समझना, अगर ये क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा होता वर्क डन पॉजिटिव आएगा। वर्क डन पॉजिटिव हुआ तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव, दैट मींस हीट गई है सिस्टम के अंदर। और अगर आपका ये एंटी क्लॉकवाइज होता वर्क डन नेगेटिव आता, हीट रिलीज हो रही होती। इन्होंने नहीं दे रखा है तो हम लोग इसमें अब वो परेशान नहीं, हमें सिर्फ वैल्यू की बात करनी है। अब बात आया एरिया इनक्लोज, तो देखना पड़ेगा, ये भी 20 से 40 है, ये भी 20 से 40 है ना। गलती हो जाती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, वर्क डन अगर आप निकालें तो आप एरिया इनक्लोज तो करेंगे ही, एरिया इनक्लोज्ड की बात तो करेंगे ही। अब ये आपका एक रेडियस, अगर मैं इसका देखूं, कई बार ये रेडियस सेम नहीं होते दोनों साइड के, तो आप अपना इलिप्स का एरिया निकालेंगे, पाई AB। ठीक है, तो हमारे पास अगर देखा जाए तो ये वाला लेंथ है आपका 20, इसका आधा करोगे, रेडियस आपका आएगा 10। ठीक है, एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 1000, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास होता है। इसको इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ इंटू, अगर आप देखें तो 10⁻⁻6 मीटर क्यूब हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास आ गया। ठीक है, और ये 10⁻³ 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻2 मीटर, 10⁻⁻6, 10⁻⁻3 मीटर क्यूब। अब जरा देखो, ये वाला जो रेडियस है वो इस यूनिट का होगा, इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। और जो ये वाला आपका रेडियस होगा, वैल्यू तो उसकी, ये आपका 20 है, वैल्यू तो इसकी भी 10 होगी। ठीक है, लेकिन ये किलो पास्कल में है। कई बच्चे क्या करते हैं
कि सिर्फ एक को रखते हैं पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहां पर एरिया इनक्लोज्ड में आपका सेंस बनना चाहिए पाई इंटू ए इंटू बी, क्योंकि वर्क डन आपका पी इंटू वी, यूनिट वाइज अगर देखें तो प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, है ना। गलती हो सकती है, यहां पर बराबर है इसलिए कई बार बच्चे क्या करते हैं एक साइड का रेडियस उठा के धर देते हैं, मत करना ये चीज, गलती हो जाती है। तो ये इलिप्स का एरिया है, ठीक है। अब सर्कल भी तो एक इलिप्स का एक केस है, जब दोनों रेडियस बराबर हो जाएंगे तो वैल्यू वाइज जो भी रहे, लेकिन आप गलती ना हो आप ये रखें पाई इंटू 10 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 इंटू 10 की पावर 3, तो ये हमारे पास हो गया 100 पाई आपका आएगा 314 जूल्स की अगर आप बात करेंगे तो आपका P का वैल्यू जो आपका रहेगा, ठीक है, P की वैल्यू जो आपकी रहेगी दैट विल बी 314। क्लियर? तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, अब इस वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अ गैस कैन बी टेकन फ्रॉम ए टू बी। अब कई बच्चे इस टाइप के क्वेश्चंस में बच्चों को लगता है क्योंकि एक कंप्लीट डायग्राम है तो ये लगता है इनको साइक्लिक प्रोसेस। कैसे? एक गैस है जो ए से बी तक ले जाई जा रही है दो रास्तों से। भाई देखो, अ गैस कैन बी टेकन फ्रॉम ए टू बी वाया टू डिफरेंट प्रोसेस ए सी बी। आप ऐसे भी जा सकते हैं, ये आपका है बेटा इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज योर फाइनल पॉइंट, और डिफरेंट एंड ए डी बी आप ऐसे भी जा सकते हैं। दिस इज नॉट अ साइक्लिक प्रोसेस। कई बच्चे इसको साइक्लिक प्रोसेस के हिसाब से कर देते हैं, फिर जब आंसर आता है तब कहते हैं अरे यार गलती हो गई। When path ACB is used डेल्टा क्यू, हमारे पास जब आपका ACB वाला रास्ता है, जरा देखते हैं, ACB वाला है, यूज 60 जूल्स ऑफ हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम, तो डेल्टा क्यू की अगर आप बात करें तो +60 लेंगे, ठीक है, एंड 30 जूल्स ऑफ वर्क डन, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम मींस एक्सपेंशन का केस है, +30 लेंगे, ठीक है। ए पाथ एडीबी दूसरे वाले रास्ते से जाते हो, वर्क डन बाय द सिस्टम ए डीबी की अगर मैं बात करूं, वर्क डन बाय द सिस्टम इज 10 जूल्स, ठीक है। द हीट फ्लो इनटू द सिस्टम इन पाथ एडीबी, इसका डेल्टा क्यू आपको बताना है। भाई आप जरा ध्यान से देखो, कंसेप्ट है आपके इंटरनल एनर्जी के ऊपर। आप रास्ता चाहे कुछ भी ले ले, इंटरनल एनर्जी इज स्टेट फंक्शन, और ये कई बार रिपीट हुआ है बेटा, इंटरनल एनर्जी इज स्टेट फंक्शन। वो रास्ते से कोई लेना देना नहीं। अगर ए से बी जा रहा है तो डेल्टा यू ए से बी की अगर मैं बात करूं तो यू बी माइनस यू ए होगा, एंड दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, पेंडेंट ऑफ पाथ। लेकिन आपका हीट एंड वर्क डन अगर आप बात करें, आपका हीट एंड वर्क डन दोनों ही रास्ते पर डिपेंड करते हैं, दोनों ही रास्ते पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो इस वाले प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, डेल्टा क्यू या पहले वाले से निकाल लेते हैं, अगर मैं इससे बात करूं तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन होगा। तो अगर आप देखें तो 60 माइनस 30 इज इक्वल टू डेल्टा यू, तो ये 30 डेल्टा यू आया, और ये उस वाले प्रोसेस के लिए भी रहेगा, क्यों? क्योंकि डेल्टा यू रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये आपका आ गया 30 और वर्क डन है आपका यहाँ पे 10, तो 40 जूल्स आपका आंसर बेसिकली हो जाएगा। तो इन दिस केस डी ऑप्शन दैट विल बी योर आंसर। चला जाए आगे। अगला क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ अ डाया एटॉमिक आइडियल गैस, ठीक है, जो हमारे पास गिवन है उसको पकड़ लेते हैं। डाया एटॉमिक है हमारे पास, तो कहीं जरूरत होगी तो सारा डेटा है। इन अ थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी। अब जरा देखो, इन्होंने साइक्लिक प्रोसेस का नाम ले लिया है ए बी एंड सी, ठीक है। एज शोन इन द फिगर द प्रोसेस बीसी इज एडियाबैटिक। कई बार आप ग्राफ देख के मान लेते हैं ये आइसोथर्मल है, लेकिन अगर कोई कर्व दे रखा है, आपको जब तक मेंशन नहीं होगा आप नहीं ले सकते अपने हिसाब से, क्योंकि स्लोप, अगर आपको दो कर्व दे रखे हैं और बोला है कि इनमें से एक एडियाबैटिक है एक आइसोथर्मल है, तब आप स्लोप के एनालिसिस से पता कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मैं सीधे ग्राफ दे दूं, मैं कहूं ये कौन सा है, सर एडियाबैटिक है क्योंकि ये बड़ा पैना लग रहा है, अरे किससे कंपेयर कर रहे हो, और जिससे कंपेयर कर रहे हो क्या वो आइसोथर्मल या एडियाबैटिक आपको बोला गया है? तो आप ध्यान रखना, कभी भी अगर आपका इस प्रकार से टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ आएगा तो या तो वो मेंशन करेंगे कि वो कौन सा ग्राफ है, या फिर वो बोल देंगे कि ये एक जनरल ग्राफ है। द टेम्परेचर एट ए बी सी आर 400, 800 एंड 600 रिस्पेक्टिवली, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आने के चांसेस हैं, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस बहुत एक फेवरेट टॉपिक हमेशा से रहा है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन होल साइकिल इज 2250, ये तो पहली गलत है। भाई देखो, साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू आपका 0 होता है पूरे प्रोसेस का,
ठीक है, इस होल साइक्लिक की बात कर रहा है। सर द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द प्रोसेस Ca इज इक्वल टू 700 आर। सर यहाँ पे भी 0 होगा। भाई यार मैंने क्या बोला, एक पूरे साइक्लिक प्रोसेस का इंटरनल एनर्जी का चेंज नहीं होता, लेकिन इंडिविजुअल में हो सकता है 2 का पॉजिटिव हो, तीसरे का नेगेटिव हो, कंपनसेट होकर 0 हो जाए। अब इन्होंने कहा है ए से बी का निकालिए, बी से सी का निकालिए एंड सी से ए निकालिए। इंटरनल एनर्जी आपको बात करनी है, और इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला आपका सिर्फ और सिर्फ क्या है, NCV डेल्टा टी। सिंपल, रास्ते पर लेना देना नहीं है। क्लियर? तो हमारे पास नंबर ऑफ 1 मोल है 1 इंटू, अगर आप CV डाया एटॉमिक गैस है और इन्होंने कहीं नहीं बोल रखा है वाइब्रेशन मोड्स को लेना है, तो ये हो जाएगा आपका 5R/2। अब चेंज इन टेम्परेचर C से A की बात करें, ठीक है, या A से B की बात करें तो 400 का है। ठीक है, अच्छा मैं पहले ऐसे डेल्टा टी लिख देता हूं, R के टर्म्स में लिखना है। ठीक है, तो A से B को हम लोग जरा सॉल्व करते हैं। A से B वाला प्रोसेस की बात करें तो डेल्टा U विल बी हमारे पास 5R/2, और टेम्परेचर का आपका चेंज कितना है 400 का। ठीक है, तो ये 200 हो गया। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा तो हमारे पास 1000 R, तो ये तो गलत हो गया। अगर मैं B2C प्रोसेस की बात करूं, B2C, ठीक है, तो आपका इंटरनल एनर्जी का चेंज आएगा 5R/2 इंटू टेम्परेचर चेंज आपका कितना है B2C में 800 और 600 200, तो ये आपका 100। ठीक है, नहीं ये 100 हुआ, 500 R आपका आएगा। सर ये नेगेटिव आएगा, यस। फाइनल टेम्परेचर आपका 600 माइनस इनिशियल आप करेंगे तो डी ऑप्शन आपका आंसर आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका भी अगर आप निकालना चाहें तो ये आपका हो जाएगा 5R/2, और C से A प्रोसेस की बात करें, ठीक है, C से A प्रोसेस हमारे पास, तो इस पॉइंट का 400 और ये 600 200 से अगर आप देखें तो ये 500 R आपका आना चाहिए, विच इज नॉट द केस। तो बी ऑप्शन भी आपका गलत है, डी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। ठीक है, चला जाए आगे। अगला क्वेश्चन, n moles of an ideal gas undergoes the process AB as shown in the figure. The maximum temperature of the gas during the process will be। ये क्वेश्चन आपको रिपीट होने के चांसेस हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में बोल दिया है मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द गैस। ठीक है, इस प्रोसेस की अगर आप बात करें तो क्या ये प्रोसेस आपके लिए नोन है? क्या ये आइसोथर्मल है? ये अगर आइसोथर्मल होता तो आइसोथर्म बनता, पीवी ग्राफ नहीं है। क्या ये आइसोबारिक है? क्या प्रेशर कांस्टेंट है? नहीं। क्या ये आइसोकोरिक है? नहीं। और क्या ये एडियाबैटिक है? सर ये नहीं बता सकते। अरे एडियाबैटिक में पीवी ग्राफ कर्व ही होता है, स्ट्रेट लाइन तो होता नहीं है। तो कहने का मतलब ये हमारे नॉन प्रोसेसेस का पार्ट नहीं है, और अगर ये नॉन प्रोसेस का पार्ट नहीं है तो अब आपको बेसिक से ही कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। अब आप कुछ बच्चे ये कर सकते हैं, मेथड 1 मैं आपको कहूंगा थोड़ा लेंदी है, लेकिन प्लीज एक बार आप ट्राई करिएगा, दिमाग खुलेगा। मेथड 1, अगर आप यहां पर देखें, पहली चीज एक स्ट्रेट लाइन है तो प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम आप बना सकते थे, y = mx + c। ठीक है, या फिर आपका y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1। आपको प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम आता, हमें तो टेम्परेचर चाहिए, PV = nRT से एक प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर बना लीजिए, और dp/dt आप निकाल के मैक्सिमाइज कर दीजिए। अब ये आपको खुद ही दिख रहा है, पहले स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालो, फिर रिप्लेस करो, फिर डिफरेंशिएट करो, फिर इक्वल टू 0 डालो, फिर आंसर निकालो। दिस इज नो डाउट अ लेंदी प्रोसेस। लेकिन मैं आपको क्यों बता रहा हूं लेंदी प्रोसेस, क्योंकि जो अगला मेथड है वो चालाकी का मेथड है, लेकिन ये मेथड आपका जेन्युइन मेथड है, ये आपको करना चाहिए। हो सकता है जो मैं अगली चीज कर रहा हूं, ग्राफ अगर कहीं इधर उधर हो गया या फंक्शन दे दिया, आपको इसी तरीके से ही जाना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि ये यहां पर लगेगा। सर ऐसा क्या है जो यहां पर लग रहा है? भाई जरा ये समझो, अगर मैं टेम्परेचर एट ए की बात करता तो आप कहते सर प्रेशर एट ए इंटू वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन एनआर कर दो सर, तो मैंने कहा ठीक है, तो ये आता 2P0 V0 बाय एनआर। और टेम्परेचर एट बी अगर आप निकालना चाहें तो टेम्परेचर एट बी क्या होता है, इसका प्रेशर 2P0 V0 ये भी आता बाय एनआर। सर ये दोनों का टेम्परेचर तो सेम है, मैंने कहा यस। और अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है तो ये डेफिनेटली एक आइसोथर्म पर लाई कर रहे होंगे, हाँ या ना? ये एक आपका आइसोथर्म पर लाई कर रहे होंगे, कुछ ऐसा आइसोथर्म हो सकता है।
और आपको ये बात पता है कि जैसे जैसे आइसोथर्म दूर होता है टेम्परेचर बढ़ता है ना। अगर आप देखें, अगर मैं एक और आइसोथर्म बनाता तो ऐसे बनाता, एक लास्ट आइसोथर्म बनाता तो ऐसे बनाता। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो आइसोथर्म दूर होता है। इस प्रोसेस में एक बार जेई ने पूछा है इसी टाइप का एक प्रोसेस, इस प्रोसेस में टेम्परेचर कैसे हो रहा है। भाई देखो, इधर और इधर का टेम्परेचर सेम है, मतलब एक गैस को आप किसी टेम्परेचर से स्टार्ट कर रहे हो, फाइनल उसी टेम्परेचर पे ला रहे हो। या तो बढ़ा के आप घटाओ या फिर घटा दो टेम्परेचर फिर बढ़ा दो, फाइनल आपका सेम है। तो दो ही प्रोसेस हो सकते हैं। अब जरा देखो इस प्रोसेस में क्या है, जैसे ही आप इधर वाले पर जाओगे तो आइसोथर्म दूसरे वाले आएंगे, तो यहां से यहां टेम्परेचर बढ़ा, यहां से यहां बढ़ा, यहां से यहां बढ़ा, मैक्सिमम बीच में आएगा, फिर घटेगा 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 घटेगा। तो आपका इस पूरे प्रोसेस में अगर आप बात करें तो टेम्परेचर पहले बढ़ रहा है, देन इट डिक्रीजेस। तो मैक्सिमम, क्योंकि एक सिमेट्रिकल लाइन है, मैक्सिमम आपका कहां होता, बिल्कुल बीच में। सबसे दूर वाला आइसोथर्म, इसी का टेम्परेचर मैक्सिमम होता। तो अगर आप देखें तो ये 3 V0 बाय 1.5 V0 और 3 P0 बाय 2 ये होता, इसी का टेम्परेचर निकाल दो। ठीक है, तो टेम्परेचर होएगा 3 P0 बाय 2 इंटू 3 V0 बाय 2 बाय NR, यही तो होता। तो यह आ जाएगा 9 P0 V0 बाय 4 NR, आपका टेम्परेचर जो होगा, दिस विल बी योर मैक्सिमम। अब ये यहां आसान पड़ गया, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका हर जगह आसान पड़े इस टाइप से। तो आपको थोड़ा सा अपना पेशेंस को मेंटेन करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द गिवन डायग्राम शोज 4 प्रोसेस, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। करेक्ट। अब ये ग्राफ वाले हर कोई टीचर कराता है, लेकिन आप सुनते नहीं क्योंकि आपको लगता है आपको आता है सारी चीजें। अच्छी बात भी अगर आपको आता है, ठीक है, बस एग्जाम में गलत मत करना। आइसोकोरिक, प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो पीवी ग्राफ में अगर आप देखें ए वाले में प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट आइसोबारिक है, ये ABCD। अच्छा, हमें बताना है इस प्रोसेस के हिसाब से क्या है। तो ये वाला जो है आपका, दिस इज आइसोबारिक, तो ये A हो गया। ये है कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये D हो गया। सर इन दोनों में कैसे करेंगे, याद करो कंसेप्ट आपका, स्लोप ऑफ एडिया इज गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, और गामा की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 है, मतलब ये ज्यादा स्टीपर रहेगा। अगर आप देखें ये एक्सपेंशन का केस है, इन दोनों में अगर मैं बात करूं तो एक एक्सपेंशन का केस है। जो ज्यादा स्टीप होगा वो आपका होगा एडिया, और जो कम स्टीप होगा दैट विल बी एन आइसोथर्मल, राइट। तो आपका आइसोथर्मल हो गया B एंड आपका एडियाबैटिक हो गया C। तो अब आपका क्या हो गया, DABC। ठीक है, DABC, C ऑप्शन, दैट विल बी आवर आंसर। चला जाए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, द पीवी डायग्राम दैट बेस्ट डिस्क्राइब द साइकिल। ठीक है, अब आपका कन्वर्जन ऑफ ग्राफ के ऊपर भी 2020 का क्वेश्चन है, आई थिंक 2 बार आ चुका है रिसेंट ईयर में, और 2020, यस, क्योंकि एक शिफ्ट में आया होगा तो दूसरे वाले से भी पूछा गया होगा। तो एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, एक क्वेश्चन आप करेंगे। दिस विल बी योर होमवर्क, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्राफ्स। ठीक है, अब आपको कन्वर्जन ऑफ ग्राफ्स के लिए केटीजी आपके लिए बहुत मायने रखता है। अगर आपने केटीजी को ढंग से नहीं पढ़ा तो आप ग्राफ कन्वर्ट करने में आपको दिक्कत होगी। अब पीवी ग्राफ है, जरा देखो, अभी आपको दे रखा है वीटी ग्राफ और इसका करस्पॉन्डिंग पीवी ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो जरा देखते हैं, अगर मैं एक्स से वाई प्रोसेस की बात करूं तो जरा देखना, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है आपको। तो ये कब होता है, जब प्रेशर कांस्टेंट होता है। अब एक्स से वाई प्रेशर कांस्टेंट, एक्स से वाई प्रेशर कांस्टेंट ये हो सकता है, एक्स से वाई ये कह रहा है प्रेशर वेरी कर रहा है, तो ये तो गया बेटा। ठीक है, ये वाला गया। एक्स से वाई, जरा ये देखना, ये गया आपके लिए। एक्स से वाई आपका प्रेशर बार बार वेरी कर रहा है, ये गया आपके हाथ से। एक्स से वाई आपका प्रेशर वेरी कर रहा है, ये गया आपके हाथ से। आंसर ही आ गया। अब बात करते हैं, लेकिन सीखने वाली बात है। ठीक है, अब जरा इसको डिटेल में बात करते हैं। एक्स से वाई अगर मैं बात करूं तो प्रेशर कांस्टेंट था, तो प्रेशर कांस्टेंट सिर्फ इस वाले पार्ट में ही आपको दिख रहा है। और जरा देखना, यहां पर आपका टेम्परेचर, अरे यहां पर
एक्स से वाई में सर ऐसा भी तो कोई ग्राफ अगर होता कि एक्स और वाई, एक्स इधर होता वाई इधर होता, तो हम कैसे पता करते? जरा देखो, एक्स से वाई में आपका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। एक्स से वाई में आपका वॉल्यूम बढ़ता हुआ इन्होंने दिखाई दे दिया है ना, तो ये वाला होता उस समय। अब जरा y से z की बात करें, y से z इज आइसोकोरिक, आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है बेटा, है ना, और जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। जरा देखना, आपका टेम्परेचर यहां पर घट रहा है तो प्रेशर भी आपका घटना चाहिए, ठीक है। तो y से z आप जरा देखें तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम का प्रोसेस है, आपका टेम्परेचर कम हो रहा है तो प्रेशर भी आपका कम हो रहा है, तो ये बिल्कुल सही पार्ट आ गया यहां तक। अब x से z की बात करें, x से z या z से x की अगर मैं बात करूं, यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, z से x की बात करें तो ये एक टेम्परेचर कांस्टेंट का ग्राफ है भाई, तो ये आइसोथर्म बनेगा, वो हमारे पास कनेक्ट करके एक साइक्लिक प्रोसेस आपका यहां पर बना दिया है। ए ऑप्शन दैट विल बी योर आंसर। तो ये आप सभी लोगों के लिए एक होमवर्क है, प्लीज इसको आप ट्राई करेंगे, ठीक है। इसके बाद यही एफिशिएंसी निकालने वाला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इस वाले पार्ट से थोड़े ज्यादा क्वेश्चन है तो मैंने आपको थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन दिए, लेकिन बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है, पेशेंस के साथ करना है बेटा आपको, ठीक है। लास्ट पार्ट पे आते हैं हमारे पास, कार्नोट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर वाला पार्ट, ठीक है। जो मैं ये वाला क्वेश्चन करा रहा हूं, ऑल्दो अगर आप देखें तो मैं इसको अगले वाले क्वेश्चंस को भी होमवर्क पर दे सकता हूं। दिस इज कॉल्ड कैस्केडिंग ऑफ कार्नोट इंजन। ये देखो, इन्होंने कहा है कि ए एंड बी ऑपरेटेड इन सीरीज, टू आइडल इंजन कैस्केड, ठीक है, कैस्केड मतलब सीरीज एंड सीरीज कॉम्बिनेशन, ये भी हमारे पास कैस्केड वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और मैंने एक दो क्वेश्चन आपके होमवर्क में भी कैस्केडिंग वाले डाल दिए, जैसे ये भी एक आपका कैस्केडिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। कैस्केडिंग मीन्स कॉम्बिनेशन बेसिकली। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस इसके कर लेते हैं, और आप ध्यान से देखें, कार्नोट इंजन लास्ट पार्ट है, छोटे क्वेश्चंस भी आए, कुछ छोटे क्वेश्चंस भी कराऊंगा, फॉर्मूला बेस्ड भी है, ठीक है, जिससे फॉर्मूला क्लियर हो जाए, और कुछ इसके सीरीज कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस भी हैं। कंसेप्ट आपको ध्यान से समझना, अगर आप एक बार कंसेप्ट समझ गए तो आप देखेंगे कि क्वेश्चंस कहीं ना कहीं रेप्लिकेट हो रहे हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो पहले कैस्केडिंग वाले से पहले मैं एक जो गलती बच्चों से होती है पहले उसको मैं करता हूं, ये सही एग्जाम में होती है भाई ये गलती, अब सीधे, ठीक है, एग्जाम में ये गलती होती है। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास 2021 का, अ हीट इंजन हैज एफिशिएंसी ऑफ 1/6, when the temperature of the sink is reduced by 62 degree centigrade its efficiency get double the temperature of the source is, ठीक है। अब कई बच्चों ने एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1। पहली गलती क्या होती है, उनको यही याद नहीं है कि T2 क्या था, T1 क्या है, ठीक है। तो अगर आप इंजन की बात करेंगे तो आपके लिए एक सोर्स होगा, ध्यान से समझना, एक सोर्स होगा जिसका टेम्परेचर T1 हम लोग लेते हैं, एक वर्किंग सब्सटेंस होता है, वर्किंग सब्सटेंस में हमारे पास कार्नोट साइकिल होती है, वही दो बार एडियाबैटिक, दो बार आइसोथर्मल, एक बार एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, यही होता है। और उस पूरे साइकिल का जो आपने वर्क डन पढ़ा है, ये आपको कुछ वर्क करके देता है। और ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास कुछ ना कुछ, हमेशा कोई भी सिस्टम 100% एफिशिएंट नहीं होता, तो ये आपका लॉस भी देता है। तो जो भी आस पड़ोस की चीज है जो इससे हीट एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको हम सिंक कहते हैं। अब पहली गलती आप सभी लोग जो करते हैं, पहली बात कि T2 और T1 क्या है ये नहीं पता, तो पहली बात आप याद रखें, या तो ऐसे याद रखें या फिर इस फॉर्मूले को, अगर आपने यही याद कर रखा है तो इसको थोड़ा सा और फॉर्म में लिख लीजिए, 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ सोर्स, ऐसे कर लीजिए या तो। अब दूसरी बात है, क्योंकि जनरली जैसे देखो यहाँ पे 62 डिग्री और डिग्री सेंटीग्रेड में क्वेश्चन होता है, बच्चे बहुत आखिरी में आते आते कंफ्यूज बोलो या फिर प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात बोलो कि भाई जो भी आपका टेम्परेचर होगा वो हमेशा किस में डालना है, केल्विन में, ठीक है। ये आपका टेम्परेचर किस में रहेगा, केल्विन में। गलती मत करना यार, गलती मत करना कि डिग्री सेंटीग्रेड दिया सीधे धर दिया, नहीं, आपका टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रहेगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है।
अ हीट इंजन हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 1/6। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक ऐसी T1 T2 था, तो पहला सिनेरियो अगर देखें तो 1/6 इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1 हमारे पास कुछ हुआ होगा। When the temperature of the sink is reduced by 62 डिग्री सेंटीग्रेड, अब बच्चे क्या करते हैं, इसको केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, हमारे पास केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। 62 डिग्री का चेंज किया है। चेंज याद रखना, ये तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया, चेंज इन डिग्री सेंटीग्रेड स्केल इज इक्वल टू चेंज इन केल्विन स्केल। ठीक है, तो चेंज आपने 62 डिग्री का किया है या 62 केल्विन का किया है, बात तो एक ही हो गई। इन्होंने ये थोड़ा ना बोला कि फाइनल हम लोग 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर आए हैं, ये नहीं बोला कि टेम्परेचर ऑफ द सिंक फाइनली 62 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, नहीं, तब तो मैं कन्वर्ट करता केल्विन में और रखता। लेकिन यहां पर इन्होंने क्या स्टेटमेंट यूज किया है, ये अब एग्जाम में यही होता है केयरलेस मिस्टेक में, इज रिड्यूस्ड बाय 62 डिग्री सेंटीग्रेड। जो भी इसका टेम्परेचर था, अगर आप टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में देखो, उन्होंने कहा 62 डिग्री सेंटीग्रेड से कम किया है, तो केल्विन में भी जो भी हुआ होगा उसमें भी 62 का ही चेंज आएगा। तो अब इन्होंने कहा एफिशिएंसी इज डबल, तो 2 इंटू 1/3 हो गया है। जब आपने सिंक का टेम्परेचर 62 डिग्री से रिड्यूस करा है तो केल्विन में भी ये ऐसा ही होगा। कुछ बच्चे डिग्री इसको केल्विन में कन्वर्ट करते हैं और फिर रख देते हैं, गड़बड़ हो जाती है। तो ये आपका जो रिलेशन आएगा 2/3 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 माइनस 62 डिवाइड बाय T1। एक रिलेशन ये आ गया और एक रिलेशन ये आ गया। तो चलिए बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो पहला इक्वेशन था 1/6 1 माइनस T2/T1 था, और दूसरा है 2 बाय या फिर ट्वाइस ऑफ 1/6 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 माइनस 62/T1 है। ये 1/6 को इस साइड से ऐसे ही रख देते हैं, 2 इंटू 1 माइनस T2/T1 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 माइनस 62 डिवाइड बाय T1, ये आ जाएगा हमारे पास। अगर आप देखें तो 2 माइनस 2T2/T1 इक्वल टू 1 माइनस T2/T1 प्लस 62/T1, ऐसे कर सकते हैं। तो हमारे पास T2 और T1, ठीक है। अच्छा यहाँ पे तो यार फिर हमें T1 निकाल के यहाँ रखना चाहिए, तभी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे ना। हमें T1 टेम्परेचर ऑफ द सोर्स चाहिए, ठीक है, या फिर एक और इक्वेशन बढ़ेगी, फिर 2 को सॉल्व करना है। इससे बेटर है इसको ऐसे ही रखते हैं, 2/3 इज इक्वल टू हमारे पास 1 माइनस T2 माइनस 62/T1। तो यहाँ से T1 निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा बेटा T2/T1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/6, दैट विल बी 5/6, और T1 5T1 इज इक्वल टू 6T2 आ रहा है। तो T1 यहां पर रख लेते हैं, 2/3 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 माइनस 62 डिवाइड बाय T1 की बात करें तो 6T2/5, ये आ जाएगा। तो इसको अगर ऊपर ले जाएं तो T2 माइनस 62, इसको इधर ले जा रहा हूं, डिवाइड बाय 6T2 इंटू 5 इज इक्वल टू 1 माइनस 2/3, तो दैट विल बी 1/3। तो ये आपका आ जाएगा, यहां पर अगर मैं देखूं तो T2 माइनस 62 इंटू 5 डिवाइडेड बाय T2 इज इक्वल टू 1/3। तो 15 इंटू T2 माइनस 62 इज इक्वल टू T2। तो ये आ जाएगा आपका 15T2 माइनस 62 इंटू 15 इज इक्वल टू T2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14T2 इज इक्वल टू 62 इंटू 15, और T2 की बात करें तो 62 इंटू 15 डिवाइड बाय 14, आपका ये आ जाएगा। तो एक बार देखिए कितना आ रहा है हमारे पास, ठीक है, 62 इंटू 15 डिवाइड बाय 14, अगर आप देखें तो 66.42, ठीक है, हमारे पास 66.42। यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी हम लोगों ने, 1/2 हो जाएगा। ओ ट्वाइस, तो यहाँ पर भी मैंने इसका फाइनल हमारे पास ये आएगा ना, हाँ यहाँ गड़बड़ हो रही है ना हमारी, तो इसका ट्वाइस करेंगे, इसका ट्वाइस ऑफ 1/6 है, ये गलती हो रही है, माइनस 62 डिवाइड बाय T1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/3, ओके, ये हो जाएगा आपका 1/3, क्लियर। तो
एक आपका आया था हमारे पास रिलेशन, इसको इधर ले जाएंगे तो ये वाला तो सही है हमारे पास, 1/6 इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1 बेटा। तो T2/T1 इज इक्वल टू 5/6, तो T1 की बात करेंगे 6 T2/5, ये तो हमारे पास ठीक आया। जो सेकंड रिलेशन आपका आया था दैट इज 1/3 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 माइनस 62 डिवाइड बाय T1, ठीक है। तो ये आ जाएगा T2 माइनस 62 डिवाइड बाय T1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3, तो ये 2/3 हो जाएगा। और T1 की बात करें तो T2 माइनस 62 डिवाइड बाय T1, T1 इज 6, T2 इंटू 5 इज इक्वल टू 2/3, तो ये आपका हो जाएगा 15 T2 माइनस 62 इंटू 15 इज इक्वल टू 12 T2, ये आ गया। तो ये इधर ले जाते हैं तो ये 3 T2 इज इक्वल टू 62 इंटू 15, तो T2 की बात करें तो 62 इंटू 5 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। 62 इंटू 5 अगर आप देखेंगे 310 केल्विन में आया। अब ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है, डिग्री सेंटीग्रेड में, तो अगर मैं यहां पर -273 अगर कर दूं तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड ये आपका आ रहा है ना, तब आपका ए ऑप्शन आंसर होगा। तो यहां पर आपको क्या चीज ध्यान रखनी थी, पहली चीज जो आपको यहां पर ध्यान रखनी थी वो ये है कि आप टेम्परेचर या केल्विन में रखते हैं। चेंज इन टेम्परेचर क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा है सिंक का टेम्परेचर 62 हो गया है, नहीं। अगर 62 डिग्री सेंटीग्रेड सिंक का टेम्परेचर होता तो केल्विन में कन्वर्ट करके यहां रखता, लेकिन चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर स्केल ऑफ केल्विन स्केल, राइट। तो हमारे पास 62 का चेंज है। अब जो आप सॉल्व कर रहे हैं वो आएगा केल्विन में। अब ऑप्शन आपको डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है तो उसको कन्वर्ट करके आप अपना आंसर मार्क करेंगे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपके जनरली बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आती है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। 2 कार्नोट इंजन ए एंड बी आर ऑपरेटेड इन सीरीज। मान लीजिए कि एक कार्नोट इंजन ए और बी है जो ऑपरेटेड है सीरीज में, ठीक है। एक इंजन ये है, एक इंजन ये है। द फर्स्ट वन ए रिसीव हीट एट T1, चलिए ऐसे कुछ बना लेते हैं, ठीक है। एक T1 है जो आपके इंजन, ठीक है, जो आपके इंजन ए को मिल रहा है हीट, ये इधर से ले रहा है, ये है 600 केल्विन पर, कितने 600 केल्विन पर, एंड रिजेक्ट्स टू अ रिजर्वायर एट टेम्परेचर T2, ये अपना जो आउटपुट दे रहा है वो T2 पर दे रहा है, ठीक है, एक रिजर्वायर मान लीजिए। द सेकेंड इंजन बी रिसीव द हीट रिजेक्टेड बाय फर्स्ट इंजन, मतलब यही वाली चीज इसने सेकेंड वाले ने अपने लिए यूज कर ली और ये कुछ वर्क डन करके देगा, ठीक है। रिजेक्टेड बाय फर्स्ट इंजन देन इन टर्न रिजेक्ट्स टू अ हीट रिजर्वायर एट टेम्परेचर, इसने कुछ हीट रिजर्वायर फाइनल किसी को दे दी है एट T3 टेम्परेचर विच इज 400 केल्विन, तो इसने भी कुछ वर्क डन किया होगा अपना, ठीक है, वर्क डन बाय बी, ठीक है। तो कैलकुलेट द टेम्परेचर T2, ऐसा ये वाला टेम्परेचर हमारे पास क्या होगा, ठीक है। इफ द वर्क आउटपुट ऑफ द टू इंजन आर इक्वल, अगर दोनों का वर्क डन सेम है तब आपको बताना है कि ये T2 क्या होगा। और दूसरा एक और क्वेश्चन बनता है कि इसकी एफिशिएंसी और इसकी एफिशिएंसी अगर सेम है तब ये टेम्परेचर क्या होगा, एक क्वेश्चन ये भी बनता है। तो मैं अभी जो क्वेश्चन पूछा गया है पहले हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है, चला जाए। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो वर्क डन ऑफ ए इज इक्वल टू वर्क डन ऑफ बी बोल रहे हैं, तो मैं यहां पे कह देता हूं ये Q1 है, ये Q2 या Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है। और Q2 और Q3 तो सेम ही है ना, क्योंकि ये तो थोड़ा ना काम कर रहा है। तो हमारे पास ये Q2 है और ये Q3 है, क्योंकि इसने हीट उसी को दे दी है। तो जरा यहां पर ध्यान से देखना, पहले वाले ने वर्क कितना हुआ होगा, Q1 माइनस Q2 इसका वर्क डन है, और दूसरे वाले का वर्क डन क्या होगा, Q2 माइनस Q3, ये आ गया हमारे पास। अगर हम लोग यहां पर बात करें कैलकुलेट द टेम्परेचर T2, हमें चाहिए था, इसका टेम्परेचर T1 हमें पता है और हमें ये पता है, आपको ये बात भी पता होगा Q2 बाय Q1 होगा T2 बाय T1, और Q3 बाय Q2 की अगर आप बात करेंगे तो ये होगा T3 बाई T2, यही तो होगा ना, राइट।
तो मैं यहां पर क्या करता हूं, Q1 से डिवाइड कर दूं तो 1 माइनस Q2 बाई Q1 इक्वल टू Q2 बाई Q1 माइनस Q3 बाई Q1, ये आ गया हमारे पास। और 1 माइनस, ठीक है, Q2 बाई Q1 को मैं T2 बाई T1 लिख सकता हूं, ये आ गया T2 बाई T1, ऐसे लिख सकता हूं। माइनस Q3 बाई Q1 को आप कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, अगर आप देखें इसी वाले में मैं Q1 से Q3 बाई Q1 की अगर मैं बात करूं तो ये तो आपका था ही, मैं Q1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूं, ठीक है। तो Q3 बाई Q1 आपके लिए कितना आ जाएगा, दैट विल बी हमारे पास T3 बाई T2 इंटू Q1 बाई Q2 आ जाएगा। और अगर आप Q1 बाई Q2 की बात करेंगे तो इंटू यही वाली चीज आपके लिए है T1 बाई T2, यही वाली चीज है आपके लिए T1 बाई T2, यही तो है ना। देखो जरा यहां पर हमारे पास ये चीज आया, मैंने Q1 से डिवाइड बाय Q1 कर दिया है, डिवाइड बाय Q1 मैंने कर दिया है, तो ये 1 हो गया Q2 बाय Q1, दैट विल बी T2 बाय T1, Q2 बाय ये हो गया T2 बाय T1। अब Q3 बाय Q1 हमें नहीं पता था, तो मैंने कहा कि यार Q3 बाय Q1 अगर मेरे को चाहिए तो इसी वाले रिलेशन में मैं Q1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूं, तो Q3 बाय Q1 हमें चाहिए था, तो Q3 बाय Q1 इंटू Q1 बाय Q2 जो होगा T3 बाय T2 है, तो Q2 इधर चला जाएगा, यहां पर गड़बड़ है, ठीक है। तो इसको इस वाले पार्ट को इधर ले जाओगे तो ये एक स्टेप बढ़ा देता हूं यार, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो, ठीक है। देखो Q3 बाय Q2 आपका कितना था, T3 बाय T2 था, तो मैंने क्या करा है Q3 इंटू Q1 से मल्टीप्लाई डिवाइड यहां पर कर दिया है, यह आया T3 बाय T2। और Q3 बाय Q1 मैं चाहिए तो मैंने इनको सेपरेट आउट करा, ये हो गया Q1 बाय Q2 T3 बाय T2। और अगर मेरे को Q3 बाय Q1 ऐसे निकालना था तो मैं T3 बाय T2 इंटू Q2 बाय Q1 लिख सकता हूं। और अगर आप देखें Q2 बाय Q1 इज नथिंग बट T2 बाय T1, तो T3 बाय T2 इंटू T2 बाय T1, इस प्रकार से आपका T3 बाय T1 आ गया, ठीक है। तो यहां पर आप लिख सकते थे अपना T3 बाय T1। हमें अब सारी चीज में अगर बात करें तो हमें T2 चाहिए था, तो मैं इसको इधर ले जाता हूं, इसको इधर ले जाता हूं, तो 1 माइनस T1 प्लस T3 बाय T1, अच्छा हाँ इसको इस साइड ले आए, T1 माइनस T2 इक्वल टू T2 माइनस T3, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा T1 प्लस T3 बाय 2 इक्वल टू T2, ठीक है। दोनों का एवरेज हमारे पास होगा, तो अगर ये 600 है तो ये वाला टेम्परेचर आएगा 600 प्लस 400 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 500 केल्विन आपका आंसर डी ऑप्शन रहेगा, डी ऑप्शन आपका रहेगा, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इसमें Q1 की जगह T1 लिख लें, Q2 की जगह, तो ये डायरेक्टली आ सकता है, यस आ सकता है, लेकिन कई बार कुछ बच्चे गड़बड़ करते हैं, इसलिए मैंने आपको कहा कि आप बेसिक से भी जाइए। दूसरा इसका पार्ट 2 जो होता है, अगर एफिशिएंसी ऑफ A इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ B है तो 1 माइनस T2 बाई T1 इज इक्वल टू 1 माइनस T3 बाई T2 होगा। तो अगर आप देखें तो T2 बाई T1 इज इक्वल टू T3 बाई T2, आपका ये होगा T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू T1 T3 आपका होगा, T2 इज इक्वल टू रूट ऑफ T1 T3। जब एफिशिएंसी सेम होती है तब आपका T2 ये होता है, और जब आपका वर्क डन सेम होता है तो एवरेज होता है। तो ये आपके दोनों रिजल्ट आपके उसमें होने चाहिए, तो ये कैस्केडिंग वाला केस है, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करी जाए, टू आइडेंटिकल कार्नोट इंजन ऑपरेटेड इन कैस्केड, ऑल हीट गिवन बाय वन इंजन इज यूज्ड बाय द अदर between temperature T1 and T2, ठीक है। The temperature of the hot reservoir first taken T1, temperature of the cold reservoir is T2, T is the temperature of the sink of the first engine, T की बात निकालनी है, which is also the source of the second engine. How T is relative to T1 T2 if engine perform equal amount of work. अगर ये इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क है तो आपका यही आंसर आएगा जो अभी हम लोगों ने निकाला था। अगर एफिशिएंसी सेम होती तो ये वाला केस है व्हेन एफिशिएंसी सेम, ठीक है, व्हेन एफिशिएंसी सेम। मैं आपको अरे ठीक है, इसी प्रकार का ये क्वेश्चन है, ठीक है।
ये अब आपको ट्राई करना है। 3 कार्नोट इंजन हो जाएंगे, आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा पेशेंटली करना है। 3 कार्नोट इंजन ऑपरेटेड इन सीरीज बिटवीन हीट सोर्स ऑफ टेम्परेचर T1 एंड हीट सिंक ऑफ टेम्परेचर T4, ये हमें दे रखा है। There are 2 other reservoirs of temperature T2 and T3 as shown. T1 is greater than T2 is greater than T3 is greater than T4. The heat engines are equally efficient. कंसेप्ट समझ आया? इक्वली एफिशिएंट, सभी की एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी क्या होगी? इस वाले की एफिशिएंसी होगी 1 माइनस T2 बाई T1 होगी। इसकी एफिशिएंसी क्या होगी बेटा? 1 माइनस T3 बाई T2। और इसकी एफिशिएंसी क्या होगी बेटा? 1 माइनस T4 बाई T3। ये कह रहे हैं ये तीनों एफिशिएंसीज अगर हमारे पास इक्वल हो जाए तो कौन सा रिलेशन हमारे पास रहेगा, ठीक है। तो आप इनको इक्वेट करिए और इसको एक बार सॉल्व करिएगा, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आपका जो पहला रिलेशन आ रहा है, चलो मैं एक बार कर ही देता हूं। आपका 1 माइनस T2 बाई T1 इज इक्वल टू 1 माइनस T3 बाई T2 इज इक्वल टू 1 माइनस T4 बाई T3। ये आपके तीनों की एफिशिएंसीज इक्वल होने की बात हो रही है ना, यही आ गया। तो आप यहां से देखें तो T2 बाई T1 इज इक्वल टू T3 बाई T2 इज इक्वल टू T4 बाई T3 आ गया, ठीक है। सबसे पहले T2 निकालते हैं, ठीक है। T2 किन के टर्म्स में है? T1 T4 T1 T4 T1 T4। तो T2 आपको निकालना है, ठीक है, और T1 और T4 के टर्म में। पहले अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर लेता हूं, ठीक है। जैसे आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू T1 इंटू T3 आएगा, लेकिन हमें T3 नहीं चाहिए। तो अब मैं अगर इन दोनों को इक्वेट कर लूं तो T3 का स्क्वायर विल बी T2 इंटू T4, ये आ गया, और T3 विल बी T2 की पावर हाफ इंटू T4 की पावर हाफ, ये आ गया। इसको उठा करके अगर मैं यहां रख दूं तो ये आएगा T1 इंटू T2 की पावर हाफ इंटू T4 की पावर हाफ, ये आएगा। और अगर आप इसको इस साइड लेके चले जाएं तो T2, ठीक है, 2 माइनस हाफ इज इक्वल टू T1 इंटू T4 की पावर हाफ, ये मिलेगा आपको, राइट। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 3 बाई 2, T2 की पावर 3 बाई 2 इज T1 T4 की पावर हाफ, और T2 की अगर आप बात करेंगे तो ये हो जाएगा T1 T4 की पावर हाफ की होल पावर 2 बाई 3, ये आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास कहां गड़बड़ हो रही है भाई? T1 और T4 के टर्म्स में चाहिए T2, तो कहीं यहां तो गड़बड़ नहीं हो रही हमारी। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो T2 का स्क्वायर T1 T3 आएगा, ठीक है, और इधर का आएगा T3 का स्क्वायर T2, हाँ T3 का स्क्वायर इज T2 T4, तो T3 विल बी स्क्वायर रूट हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये हमारे पास T1 इंटू T4 की पावर हाफ ही आएगा, और अगर हम यहां पर इसको देखें तो 4 माइनस 1 3 बाई 2, तो 2 बाई 3। अच्छा, ये भी तो कर सकते हैं ना, इसको थोड़ा सा एनालाइज और कर ले। इसको अगर मैं अंदर ले जाऊं तो T1 का स्क्वायर T4 की पावर 1 बाई 3, ऐसे भी तो आ सकता है। ये क्या ऐसे दे रखा है? T1 का स्क्वायर T4 1 बाई 3, T1 का स्क्वायर T4, यही आपका ऑप्शन होगा। इसी प्रकार से आप एक बार T3 भी निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके कार्नोट इंजन के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अ कार्नोट इंजन हैज एफिशिएंसी 50%, ठीक है। तो 1/2 आप एफिशिएंसी ले सकते हैं, 1 माइनस T2 बाई T1 आ गया आपका बेटा, ठीक है। इफ द टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज रिड्यूस्ड बाय मतलब इतना का चेंज हुआ है 40, इट्स एफिशिएंसी इंक्रीजेस बाय 30%, ठीक है। अब जरा यहां पर ध्यान से देखना, पहला केस आप यहां पर देखें तो ये ऐसे लिख लीजिए 0.5, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1। अब ये 30% का इंक्रीज हो गया तो 0.8 हो गया है 1 माइनस T2 माइनस 40 बाय T1, ये बात तो वही हो गई, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, दो इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। तो अब आपको यहां पर यही वाले क्वेश्चंस हैं, कैस्केडिंग वाले हैं, इनको आपको जरूर ट्राई करना है, ठीक है। तो ये आपके होमवर्क है।
जो आपको बेसिकली ट्राई करके रखने हैं बेटा, ठीक है। घबराना नहीं है, बिल्कुल बेसिक से चीजें हैं, ठीक है। अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्मुलेस को ढंग से रिवाइज कर लिया है बेटा और थोड़ी सी प्रैक्टिस रखी है अपनी पीवाईक्यूज की, आपका थर्मोडायनेमिक्स एक स्कोरिंग टॉपिक बनता है। जनरली केमिस्ट्री से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ये आपका एक स्कोरिंग टॉपिक बनता है, ठीक है। तो आई होप एक लेक्चर का परफेक्ट टाइमिंग भी रहा और सारे जो मेन कंसेप्ट मेरे को आपको बताने थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो फिर अपन लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।